अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक और सनसनीखेज फुल ऑफ एक्शन जुर्म कहानी सुनते हैं। वो अपने शानदार फ्लैट की बड़ी सी खिड़की में खड़ा समंदर की मौजों का नज़ारा कर रहा था। बुलंद होती लहरें हवा के दोष पर अटखेलियाँ करती आगे बढ़ती और फिर साहिल के करीब आकर सरनिगू हो जाती। हवा में हल्की हल्की खुनकी फैली हुई थी। अचानक इसके देखते ही देखते मोचों का रंग तब्दील होने लगा। पानी अब खून की रंगत में बदलता जा रहा था और फिर ये सुर्ख रंगत आग के शोलों में ढल गई। शोले किसी सैलाब या सुनामी के मानंद आगे बढ़ने लगे। इनकी ऊंचाई इसके तीसरी मंजिल पर वाक़े अपार्टमेंट से भी बहुत बुलंद थी। वो एक लम्हे को सकते के आलम में खड़ा शोलों के समंदर को अपनी जानिब बढ़ते देखता रहा। फिर लपक कर दरवाजे की तरफ भागा, मगर इसके कमरे से बाहर निकलने से पहले ही खिड़की का बड़ा सा शीशा शोलों की लपेट में आ चुका था। शोलों की सुर्ख लपकती ज़बानें तेजी से इसके करीब आती जा रही थीं। अचानक फजा सीटी नुमा तेज आवाज़ से गूंज उठी। क्या ये सूरह इसराफील है? क्या कयामत आ चुकी है? इसके मतोहिश खौफज़दा जहन में सवाल गूंज रहे थे। सीटी की आवाज़ रफ्ता रफ्ता नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। इसने अपने कानों पर हाथ रखे और फिर वो उठकर बैठ गया। चंद लम्हों तक तो वो साकित बैठा दीवार को घूरता रहा। मोबाइल की घंटी बज बज कर अब बंद हो चुकी थी। तो ये ख्वाब था, वो बुड़बुड़ाया। अब तक वो इस तेज तपिश के एहसास से बाहर नहीं आ पाया था। उसका सारा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। हवास कतरे बहाल हुए तो वो एक गहरी सांस लेकर सोफे से खड़ा हो गया। इसके इर्द गिर्द शोले या लावा वगैरह कुछ नहीं था। सामने खिड़की से समंदर भी मामूल पर नजर आ रहा था, मगर वो बखूबी जानता था कि इसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं रहा था। एक फैसले ने इसे गोया आतिशफिशा के दहाने पर ला खड़ा कर दिया था, जहाँ खतरात की तपिश इसे झुलसा देने के लिए बेताब थी। वो जानता था कि वो शायद इस तूफान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, मगर इसके बावजूद वो मुतमईन था। सालों बाद ये पहला मौका था जब कुछ करने या आगे बढ़ने के लिए इसे किसी भी किस्म के नशे का सहारा लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। इसके सामने इसका मकसद था जिसे इसे हर कीमत पर हासिल करना था। अनीला सुबह से ही शदीद गुस्से में थी। दिन की शुरुआत ही इसके प्लान के खिलाफ हुई थी। एक अहम असाइनमेंट पर हफ्ते भर की शदीद और मुसलसल मेहनत के बाद ये इसका पहला ऑफ था और वो ये ठान कर सोई थी कि सुबह नहायत आराम से उठा जाएगा, फिर ब्रंच किया जाएगा, दोपहर में कोई अच्छी सी मूवी देखी जाएगी। मगर ऐसा सिर्फ उसने सोचा था। हुआ तो ये कि पहले तो सुबह दरवाजे पर पड़ने वाली जोरदार धचकेदार दस्तक ने उसे उछलकर बिस्तर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बेडरूम से दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते फैसल की जानिब से आने वाली किसी बुरी खबर से लेकर किसी बड़ी इमरजेंसी तक बेशुमार वसवसे उसका दिल हौला चुके थे। दरवाज़ा खुलते ही बिल्डिंग के चौकीदार का भारी भरकम मूँछों से सजा चेहरा देखकर वो तिलमिलाकर रह गई। खान, क्या दरवाज़ा तोड़ने का इरादा था? ऐसी कौन सी उफ्ताद पड़ गई है सुबह सुबह? वो इसे घूरते हुए बोला। मैडम, अभी सुबह है, पूरा 10 बजे का टाइम है। वो इसे जवाबन घूर कर गोया इसकी कम इल्मी पर बुरा मनाते हुए बोला। अभी हमने पानी चढ़ाया है और सबको पता दिया है, इसलिए आपका दरवाज़ा बजाया है। बाद में आप लोग ही नाराज़ होते हैं कि हमको बताया नहीं। बहुत मेहरबानी है तुम्हारी, वो दरवाज़ा बंद करते हुए बोली और बिस्तर पर जाकर गिर गई। दूसरी बार इसकी आंख शदीद गर्मी के एहसास से खुली थी। उसने बिलबिलाकर पहले एसी और फिर पंखे की जानिब देखा, मगर दोनों ही साकित और जामिद थे, जिसका वाज़ेह मतलब बिजली से अचानक महरूमी के सदमे के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। यूपीएस सिस्टम कई रोज से गड़बड़ कर रहा था। इसका स्विच ढीला हो गया था, जिसे हर बार ठीक करना पड़ता था। वो गिरते पड़ते उठी और यूपीएस चलाया, जिससे पंखे में तो जिंदगी लौट आई, मगर एसी के चलने का कोई सवाल ही नहीं था।
बेबसी के आलम में बिस्तर पर बैठे बैठे इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो तड़पी उठी। चौकीदार साहब की दिल दहला देने वाली एंट्री के बाद वो सिर्फ 25 मिनट ही सो पाई थी। इसे बिजली वालों पर सख्त गुस्सा आ रहा था। हजार वादों वईद के बावजूद जब चाहें तब और जहां चाहें इस जगह बिजली बंद होने के इस वतीरे ने शहर के लोगों को एक किस्म के शदीद जहनी दबाव और तनाव का शिकार बना रखा है। इस पर तुर्रा ये कि बिल तो पूरा बल्कि पूरे से भी दुगना ही आएगा, चाहे बिजली आधे माह गायब रही हो, और अगर बिल भरने में ज़रा भी ताख़ीर हो जाए तो हज़ारों के हिसाब से जुर्माने अलग और बिजली कट जाने का यकीनी खदशा अलग। हद हो गई है। गोया शहरियों के लिए बुनियादी हुकूक में शामिल इंसानी ज़रूरियात का हुसूल भी अब हुसन आरा के 7 सवालों की तरह हो गया था, जिनके जवाब लाने के लिए इंतज़ामिया के शहज़ादों को किसी खातम की ज़रूरत है। वो काफ़ी देर तक बुड़बुड़ाती रही। नींद आने का तो अब सवाल ही बाकी नहीं रहा था। बिजली 2 घंटे बाद आई थी। इस दौरान एलिया ने अपने सारे काम निपटा लिए थे। इस फ्लैट में वो और उसका छोटा भाई फैसल रहते थे। फैसल बीबीए के आखिरी साल में था। क्रिकेट इसकी मोहब्बत थी और वो एक टूर्नामेंट के सिलसिले में ही शहर से बाहर गया हुआ था। इलिया शहर के एक मशहूर चैनल की रिपोर्टर थी। अम्मी और अब्बू की रहलत के बाद वो बहन भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। कई साल कबल जब एक ट्रैफिक हादसे में इनके सर से माँ बाप का साया अचानक उठ गया, तब एलिया मीडिया साइंसेस के आखिरी साल में थी और फैसल ने इंटर का इम्तहान दिया था। तब कई रिश्तेदारों ने इन्हें तनहा रहने से रोका और अपने घर ले जाने की कोशिश भी की थी। शायद वो दोनों खाला के घर चले भी जाते अगर इस रोज़ एलिया खाला और खालू की गुफ्तगू इत्तेफाक से सुनना लेती। यही मौका है तैमूर, दोनों हमारे साथ रहेंगे। बाजी और भाईजान इस 600 गज के मकान के अलावा बैंक बैलेंस और सेवर भी छोड़कर गए हैं। फैसल अभी बच्चा है और जो एलिया कहती है वो वही करता है। मैं अपने हामिद से एलिया का निकाह करा दूंगी तो समझो सब कुछ अपना हो जाएगा। ये इसकी बहुत प्यारी खाला की आवाज़ थी। एलिया का दिल फट सा रहा था। जो करना है जल्दी कर लेना। देख नहीं रही भाईजान के भाई साहब को कैसे अपने बेटे शाहिद को हर काम पर दौड़ा रहे हैं, जैसे वही मालिक हो हर चीज़ का। खालू जान बोले, हाँ हाँ समझती हूँ मैं इनके इरादे, मगर तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, एलिया मेरी मुट्ठी में है। इसके कानों में चचा की बाबत चंद बातें डाल दूंगी तो इनकी तरफ देखेगी भी नहीं। खाला बात मुकम्मल करके हंसी थीं। एलिया के लिए इससे ज़्यादा कुछ सुनना मुमकिन नहीं था। इस रात उसने बहुत सोचा और इस एक रात ने इसे बहुत समझदार और जिम्मेदार बना दिया था। इसे अपना ही नहीं फैसल का भी ख्याल रखना था। माँ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लिवाज़मात छोड़कर जाते हैं, बसा औक़ात वही उनके लिए दिली और ज़हनी तकालीफ का जहान खरीद लाते हैं। पैसा इतनी ही अजीब चीज़ है और इस पर मरने वाले इससे भी ज़्यादा अजीब, जो धूप में रखी बर्फ़ को पानियों में छुपाकर ये गुमान करते हैं कि ये गालिबन पिघलेगी ही नहीं। उसने दुख से सोचा। वो खाला जान, चचा जान, बड़ी फूफी के इस रोज़ के तासुरात आज तक नहीं भूल पाई थी, जब इसने सबको बिठाकर बता दिया था कि वो और फैसल इनमें से किसी के साथ नहीं जाएंगे और ये कि वो दोनों अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। इतने बड़े घर में अकेले रह पाओगे तुम दोनों? नहीं, हमें इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, एलिया ने सुकून से जवाब दिया था। इसलिए मैंने अब्बू के वकील के तवस्सुत से ये घर फ़रोख्त कर दिया है। इसकी जगह हमने क्लिफ्टन में एक छोटे फ्लैट का सौदा कर लिया है और बाकी की रकम फैसल के नाम से इन्वेस्ट कर दी है, जहाँ से माहाना मुनाफा मिलता रहेगा। उई, ज़रा सी लड़की के इतने बड़े बड़े काम, फुप्पी चमक कर बोली थीं। यहाँ चचा, फुप्पा, खालू सब बैठे थे। किसी से मशवरा तक लेना गवारा नहीं किया और खुद ही सब फैसले करके बैठ गई। शाम तक वो सब एलिया को बदलिहाज, बेशरम और न जाने कौन कौन से खिताब देकर घर से रुखसत हो गए थे। इसके बाद इसने अपनी सोच पर अमल दरामद कर लिया था और अब वो दोनों अपने छोटे से घर में खुश थे। काफ़ी पीते पीते पुरानी यादें गोया फास्ट फॉरवर्ड में उसके सामने से गुजर गई थीं। मैं शर्तिया कुनूती होती जा रही हूँ,
اس نے خود کو ڈپٹا۔ شام تک وہ بے مقصد ٹی وی دیکھتی رہی، فیصل سے لمبی چیٹ کی، بوریت اس کا مزاج پوچھے لے رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی دوست سمیہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جب اس کی گاڑی اپارٹمنٹ میں بنے گیراج سے باہر نکلی تھی تو شام کی رنگت سرمئی ہو چلی تھی۔ وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس کے پاس اب بہت زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ اس کے پاس جو ثبوت تھے، اسے ان کو جلد سے جلد کسی ایسی محفوظ جگہ پہنچانا تھا جہاں سے وہ دوبارہ ان کے ہاتھ نہ لگ پائیں اور ان کے خلاف وہ سب بھی ہو پائے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے پولیس کے پاس جانا بیکار تھا۔ وہ ان کی دسترس اور پہنچ سے بخوبی واقف تھا۔ پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی نمبر ملاتا فون گنگنا اٹھا۔ اسکرین پر جو نام نظر آ رہا تھا وہ اسے چوکنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ فون چند لمحے بج کر بند ہو گیا تھا۔ اس فون کال کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ لوگ حرکت میں آ چکے تھے اور کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے تھے۔ اس نے الماری میں رکھے چھوٹے سے ہینڈ بیگ کو اٹھایا، اس میں ضروری چیزیں بھریں، ٹیکسی کے طور پر میسر پرائیویٹ کاروں کے ادارے کے ایپ پر جا کر گاڑی بک کرائی۔ اسکرین پر چمکتی تحریر کے مطابق اس کی گاڑی 5 منٹ میں گیٹ پر پہنچنے والی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے مڑ کر اپنی چھوٹی سی جنت کو دیکھا، جس کے حصول اور آراستہ و پیراستہ کرنے کے شوق نے اسے اس مصیبت میں پھنسایا تھا۔ اس کے بعد وہ تیز تیز قدموں سے چلتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ گیٹ کے باہر کار اس کی منتظر تھی۔ وہ اپنی کار پہچانے جانے کے خوف سے بلڈنگ میں ہی چھوڑے جا رہا تھا۔ اس نے چوکنے انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر کار کی پچھلی نشست پر جا بیٹھا۔ چلو ہمیں کینٹ اسٹیشن کی طرف جانا ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور نشست سے سر ٹکا دیا۔ کار کے چاروں شیشوں پر سیاہ جالی کے کور لگے ہوئے تھے جس سے باہر سے اندر دیکھنا ناممکن سا تھا۔ وہ خود کو خاصا محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی کار آگے بڑھی، گیٹ پر اسی لمحے پہنچنے والی چھوٹی سی سیاہ کار اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اس کار میں موجود ہے؟ اس بھرائی ہوئی تہکمانہ آواز نے پوچھا۔ جی سر، وہی ہے۔ میں نے اسے بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اگر 1 منٹ کی بھی تاخیر ہوتی تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ ٹھیک ہے، اس کا پیچھا کرو اور جہاں وہ اترے اس سے ہمارا سامان واپس لے لو۔ طارق کے لیے کیا حکم ہے سر؟ ختم کر دو، اور ہاں، کوئی چاقو وغیرہ استعمال کرنا اور کام صفائی سے ہونا چاہیے۔ مجھے گواہوں اور دیگر مسائل کا بکھیڑا نہیں چاہیے۔ وہ کیمرہ یا موبائل جس میں اس نے وہ سب ریکارڈ کیا ہے وہ ضرور حاصل کر لینا، سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی جی سر، آپ مطمئن ہو جائیں۔ تم جیسے ایک گدھے کی وجہ سے یہ مشکل شروع ہوئی ہے۔ یاد رکھنا غفور، تمہارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ جی سر، وہ تھوک نکل کر بولا۔ اس کی چھوٹی سی سیاہ کار آگے والی کار کے بالکل پیچھے چل رہی تھی۔ وہ قدرے طویل القامت اور صحت مند شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ہلکا سا سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر سیاہ کریشیے کی ٹوپی تھی۔ اس وقت اس کی پوری توجہ اس کار اور طارق پر تھی۔ اسے علم تھا کہ باز کو ناکامی پسند نہیں تھی۔ ناکامی کی صورت میں جو اس کے ساتھ ہو سکتا تھا اس کا تصور ہی اسے تھرا دینے کے لیے کافی تھا۔ شام کی روشنی سرمئی ملگجی سی ہلکی تاریکی کے قالب میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ آگے جانے والی کار کینٹ اسٹیشن کے بارونق علاقے سے 2 گلی پیچھے ایک گلی میں جا رکی تھی۔ یہاں پرانی عمارتوں کے درمیان نئی عمارتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ اس وقت وہاں ویرانی کا راج تھا۔ طارق محتاط انداز میں گاڑی سے نیچے اترا اور کونے میں بنی عمارت کی جانب بڑھا۔ اگلی گاڑی کے آگے بڑھتے ہی غفور بھی کار سے باہر آ گیا اور تیزی سے طارق کی طرف لپکا۔ اس سے قبل کہ طارق سنبھل پاتا، غفور کے دھکے نے اسے سڑک پر لٹا دیا تھا۔ کون؟ کیا کر رہے ہو؟ بچاؤ، بچاؤ! طارق کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ غفور نے اس کے گرتے ہی ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے پر لٹکا بیگ چھین لیا۔ طارق کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بھی کر پاتا، غفور کے ہاتھ میں موجود چاقو ایک بار پھر حرکت میں آ گیا تھا۔ فون کہاں ہے تیرا؟ وہ طارق کے چہرے کے قریب منہ لا کر غرایا۔ اس میں ہی ہے نا وہ فلم؟ وہ تمہیں نہیں ملے گی، طارق بمشکل بولا۔ بکواس نہ کر، تو اب مر ہی رہا ہے۔
क्या करेगा छुपा कर? वो इसकी जेब की तलाशी लेते हुए बोला। अगले ही लम्हे तारिक का नया आईफोन उसके हाथ में था। फोन को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। तारिक के जिस्म से खून तेजी से बह रहा था। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे गफूर की आवाज़ लम्हा ब लम्हा उससे दूर होती जा रही हो। उसके देखते ही देखते गफूर ने अपना हाथ लहराया और खून आलू चाकू एक बार फिर फिजा में बुलंद हुआ। तेरा दी एंड आ गया बेटा, गफूर सफ़ाकी से मुस्कुराया। इससे कबल कि चाकू एक बार फिर तारिक के जिस्म में जगह बनाता, एक तेज चीख ने गफूर को साकित कर दिया था। सुमैया का घर कैंट के इलाके में था। अगरचे क्लिफ्टन से कैंट ज़्यादा फासले पर नहीं था, मगर ट्रैफिक के जम्मे गफीर की बिना पर एलिया के वहाँ पहुँचते पहुँचते रात का अंधेरा छलक आया था। सुमैया का अपार्टमेंट एक नौ तामीर इमारत में था, जिसमें मेहमानों के लिए पार्किंग की सहूलत मैसर नहीं थी। एलिया को अपनी गाड़ी को 2 गली पीछे लाना पड़ा था। गाड़ी पार्क करके वो दूसरी जानिब जाने के लिए मुड़ ही रही थी कि एक अजीब सी खुटी-खुटी चीख-नुमा आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने इज़्तिरारी तौर पर मुड़कर देखा। बज़ाहिर वहाँ कुछ भी नहीं था। वो इस आवाज़ को अपना वहम समझकर मुड़ने ही वाली थी कि इस बार कतरे-बाज़ चीख सुनाई दी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे चीखने वाला शदीद तकलीफ़ के आलम में हो। वो तेज़ी से मुड़ी। वो जिस गली के सामने खड़ी थी, वहाँ खामोशी तारी थी। इर्द-गिर्द की सड़कों पर हस्बे मामूल रोड लाइट्स बंद थीं, जिसकी वजह से माहौल कदरे पुरअसरार लग रहा था। एलिया को खौफ महसूस हो रहा था, मगर इसकी रिपोर्टिंग की हिस्स इस खौफ पर हावी आ गई थी। वो दोबारा पलटी। इस बार इसका रुख अगली गली की जानिब था। इस गली में कदरे रोशनी मौजूद थी। एलिया गली में दाखिल होने से पहले ही ठिठक कर खड़ी हो गई। गली के दरमियान एक शख्स ज़मीन पर गिरा पड़ा था। दूर से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो शदीद ज़ख्मी हो चुका था। दूसरा शख्स इस पर झुका हुआ था। उसने सूट पहन रखा था और सर पर काली टोपी मौजूद थी। इसके एक हाथ में बैग था, जबकि दूसरे हाथ में खून आलू चाकू था, जिसे उसने बुलंद कर रखा था। एलिया के मुंह से बेख्तियार जोरदार चीख बुलंद हुई थी। इसकी चीख ने चाकू वाले शख्स को बुरी तरह चौंका दिया था। इसने लम्हे भर के लिए सरासीमा होकर एलिया की जानिब देखा। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, मगर एक तो एलिया इससे खासे फासले पर थी, दूसरे उसके चीखने से लोगों के जमा होने का खतरा लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। तारिक यूं भी खून में डूबा हुआ था। इससे बैग और फ़ोन वो पहले ही छीन चुका था। गफूर ने लम्हे भर में फैसला किया और जक़ंद लगाकर पिछली गली की तरफ लपका, जहां उसकी कार मौजूद थी। इस दौरान एलिया ने फ़ोन निकालकर पुलिस के हंगामी नंबर पर कॉल मिला दी थी। हमलावर को भागता देखकर वो ज़मीन पर पड़े शख्स की जानिब लपकी। अकब से लोगों के कदमों की आवाज़ ने उसका खौफ पहले ही बहुत कम कर दिया था। आप ठीक हो जाएंगे, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, वो करीब पहुंचकर बोली। तारिक को उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी, मगर ये उसका आखिरी मौका था। वो समझ रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, मगर मरने से पहले वो ये काम कर लेना चाहता था और उसकी आखिरी कोशिश ज़रूर पूरी करना चाहता था। मेरी बात सुनो, वो मुश्किल से बोला। उसने पूरे जिस्म की ताकत अपनी गोयाई में भर दी थी, मगर एलिया को सरगोशीनुमा वो आवाज़ समझने के लिए उसके चेहरे के करीब अपना कान लाना पड़े थे। बोलिए, मेरी मदद करो। मेरी कोट की अंदर वाली जेब में एक चोर जेब है। इसमें एक वो थक कर चूर हो गया था। मेमोरी कार्ड निकालो, वो बमुश्किल बोल पाया। मेमोरी कार्ड? एलिया बोली। जी, तुम सैकड़ों लोगों की जान बचा लो। वो मार डालेगा सबको। तारिक की आवाज़ डूबती जा रही थी। मगर आप जख्मी हैं, एलिया इसे हाथ लगाते हुए हिचकिचा रही थी। खुदा के लिए निकाल लो, वरना ये सबूत ज़ाया हो जाएगा। मैं जान देकर भी हार जाऊंगा। निकाल कर छुपा लो। तारिक का चेहरा अब सफ़ेद पड़ता जा रहा था। एलिया ने इसके कोट की अंदरूनी जेब को टटोला। वो खाली थी। दूसरी जानिब की अंदरूनी जेब से इसे एक छोटा सा पैकेट मिल गया। छुपा लो, सबके आने से पहले, तारिक बोला। किसी जिम्मेदार अफसर तक पहुंचाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा कर्ज है, कर देना। अल्फाज अब टूट टूट कर उसके होंठों से निकल रहे थे। भाई समझकर। उसके मुंह से अब खून की लकीर निकल रही थी।
एलिया ने पैकेट अपने बैग में डाल लिया। आप बच जाएंगे। वो देखें, एम्बुलेंस पहुंच गई है, पुलिस भी आ रही है। नहीं, मैं नहीं बचूंगा, वो बोला। तुम वादा करो। मैं वादा करती हूँ, एलिया बिलाखिर बोली। इसका पासवर्ड है, कर देना। भाई भाई, लफ्ज़ दम तोड़ गए थे। एलिया सकते के से आलम में इसे देख रही थी। इसी लम्बे एम्बुलेंस इनके बराबर रुकी और इससे रजाकार उतरकर जख्मी की जानिब लपके थे। वो इसे स्ट्रेचर पर लिटा रहे थे, इसकी नब्ज देख रहे थे। अच्छे खासे लोग भी जमा हो गए थे। एलिया पीछे हटती जा रही थी। वो इस वक्त पुलिस का सामना नहीं करना चाह रही थी। उसने इस पैकेट की हिफाजत का और इसे जिम्मेदार हाथों तक पहुंचाने का वादा किया था और इसके लिए वो इस सब को समझना चाह रही थी। मौका वारदात से दूर होते हुए जो आखिरी बात इसकी समात ने सुनी वो इस शख्स की मौत की खबर थी। वो यकीनी तौर पर मर गया होगा बॉस। गफूर इस वक्त एक भरी पूरी सड़क के दरमियान कार चला रहा था। होगा से क्या मतलब है तुम्हारा? सवाल इस कदर सर्द और गुस्से में किया गया था कि वो लरज़ कर रह गया। सर, वहाँ अचानक एक लड़की आ गई थी और वो चीखने लगी थी। इसकी वजह से मुझे भागना पड़ा, उसने बमुश्किल बताया। उफ, किस कदर जाहिल हो तुम। क्या इसने तुम्हारा चेहरा देख लिया था? नहीं नहीं, वहाँ खासा अंधेरा था, वो तेज़ी से बोला। और जो चीज़ तुम्हें इस नमक हराम से लेनी थी? वो एक बैग लेकर जा रहा था सर। वो बैग और आपकी हिदायत के मुताबिक उसका फ़ोन मेरे पास है और मैं इन्हें आपको पहुँचाने आ रहा हूँ, गफूर ने बताया। ठीक है, ख्याल रखना कोई तुम्हारा पीछा न कर रहा हो। कोई नहीं है सर, गफूर पुरजोश अंदाज में बोला। मैं तकरीबन पहुँच गया हूँ। ठीक है, नीचे आ जाओ। इन अल्फाज के साथ सिलसिला मुनक़ते हो गया। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े से बंगले के सामने खड़ा था। इसकी कार के पहुंचते ही गेट खोल दिया गया था। वो कार को अंदर पोरिज के आखिरी कोने तक ले गया, फिर बैग उठाकर लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। यूँ लग रहा था जैसे ये जगह इसके लिए अच्छी तरह जानी पहचानी हो। छोटे से लाउंज को अबूर करके वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा और फिर नीचे उतरता चला गया। ज़ेरे ज़मीन किसी होटल की लॉबी का सा मंजर था, जिसके दोनों अतराफ कमरों के बंद दरवाजे थे। गफूर ने पहले कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से आने वाली इस सर्द आवाज़ ने इसे खुशामदीद कहा। गफूर मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने कुर्सी पर एक कदरे छोटी कामत का दुबला पतला शख्स बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। फुरकान, सर कहाँ हैं? गफूर ने पूछा। वो कुछ मसरूफ़ हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुमसे तारिक का बैग और फ़ोन ले लूँ। ओके। गफूर ने दोनों चीज़ें इसकी जानिब बढ़ा दीं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे रुकना है या घर जाऊँ? सर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें इनका ये पैगाम दूँ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा तुम्हारी मौत इनके लिए फ़ायदेमंद है। फुरकान मुस्कुरा कर बोला। गफूर इससे पहले कि कुछ कह पाता, इसका बायां हाथ बुलंद हुआ जिसमें स्याह रंग का साइलेंसर लगा रिवॉल्वर मौजूद था। इसकी उंगली की जुम्बिश से आग का एक शोला गफूर के दिल में उतर गया। वह हैरत से खाकान को देखता हुआ उसके कदमों में ढेर हो गया। डीएसपी इब्राहिम अहमद घर की जानिब जा रहा था। वो गुज़िश्ता कई दिनों से एक हाई प्रोफाइल अगवा की वजह से मुसलसल ड्यूटी पर था। चंद घंटों की नींद में भी ध्यान केस पर ही लगा रहता था। आज ही मग़रिब बाजियाब हुआ था। इब्राहिम का इरादा घर जाकर पूरी नींद लेने का था। मोबाइल की बेल बजी तो इसने स्क्रीन पर नज़र डाली। वो ड्राइविंग के दौरान फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, मगर स्क्रीन पर दफ्तर के नंबर देखकर इसने कार सड़क की एक जानिब लगाई और फ़ोन रिसीव कर लिया। क्या हो गया इमरान? अभी तो ऑफिस से निकला हूँ मैं। इमरान भी डीएसपी था और इब्राहिम का पार्टनर भी। वो दोनों पुराने दोस्त थे। उन्होंने एक ही यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। एक साथ ही क्रिमिनोलॉजी पर स्पेशलाइजेशन की थी। एक साथ ही डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। इनकी सलाहियतों को देखते हुए डिपार्टमेंट ने इन दोनों को स्पेशल सेल में तैनात किया था। फ़र्क सिर्फ ये था कि इब्राहिम खासा संजीदा मिजाज था, जबकि इमरान बुज़ला संज। कभी कभी तो वो अपनी बातों से इब्राहिम को भी ज़िद कर देता था। क्या बताएं भाई, मुझे तो अब ये लगने लगा है कि शैतान इस शहर में ओवर टाइम करता है। हुआ क्या है इमरान? इब्राहिम ने पूछा। कैंट के इलाके में एक शख्स को चाकू के पार करके हलाक कर दिया गया है। कातिल फरार होने में कामयाब हो गया है। इमरान किसी माहिर न्यूज़ कास्टर के अंदाज में बोला। अफसोसनाक,
स्ट्रीट क्राइम? इब्राहिम ने पूछा। बादियों नज़र में यही लगा था। इमरान बोला, ये एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारी ज़िंदगी को खौफ के पंजों में फंसा दिया है। इब्राहिम बोला, मगर ये तो इलाके के थाने का केस है इमरान। मैं जानता हूँ, मगर इसके बावजूद मैंने एंग्री यंग मैन डीएसपी इब्राहिम अहमद को फ़ोन किया है, तो कोई तो वजह होगी ना। मैं वो वजह जानना चाहता हूँ। इब्राहिम होंठ भींचकर बोला, और तुम्हारी इत्तला के लिए मैं सड़क पर खड़ा हूँ, लिहाजा बराह करम कम लफ्ज़ों और बग़ैर किसी तमहीद के बात फरमाइए। वाह वाह, क्या अदबी अंदाज़ है। तुमको तो राइटर बनना चाहिए था। डॉक्टर वॉटसन की जगह शर्लक होम्स क्यों बन गए तुम? इमरान चहका। इमरान, क्या मैं फ़ोन बंद कर दूँ? इब्राहिम खुर्राया। नहीं, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो काम की बात यह है कि आप वापस आ जाइए, हमें मकसूद से मिलने जाना पड़ेगा। वही तो पूछ रहा हूँ, ये थाने का केस है हमारा, इससे क्या ताल्लुक़ है? वो दांत पर दांत जमाकर तहम्मुल से बोला, ताल्लुक़ है डीएसपी, क्योंकि मकतूल वो शख्स है जिसे आप और मैं बड़ी तगोदो से ढूंढ रहे थे। इमरान इस बार संजीदगी से बोला, कौन कौन है वो? क्या तुम्हारा मतलब है कि तारिक को कत्ल कर दिया गया है? इब्राहिम चौंक कर बोला, जी हाँ। ओह, मैं आ रहा हूँ। इब्राहिम फ़ोन बंद करते हुए बोला, वो तारिक साद को गुज़िश्ता 2 माह से फॉलो कर रहे थे। इनकी तफ्तीश के मुताबिक वो दहशतगर्दी के किसी बड़े रैकेट के साथ काम कर रहा था। इनके पास इसके खिलाफ सबूत नहीं था, इसलिए वो इस पर नज़र रखे हुए थे। 2 हफ्ते पहले वो अचानक गुम हो गया था। इब्राहिम और इमरान ने इसका सुराग लगाने की हर मुमकिन कोशिश की थी कि क्योंकि वही इनके लिए इस रैकेट तक पहुंचने का दरवाज़ा था, मगर वो नहीं मिला था, और अब मिला था तो वो इनके किसी काम का नहीं रहा था। इब्राहिम होंठ भींचे इसके बारे में सोच रहा था। तारिक को कौन कत्ल कर सकता था? इसके अपने रैकेट वाले, या फिर ये काम किसी मुखालिफ गिरोह का था? तारिक साद शहर में होने वाले एक क्रैकर धमाके की तफ्तीश के दौरान इनकी नज़र में आया था। सबूत व शवाहिद इस काम में तारिक की बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता शमूलियत साबित कर रहे थे। एक मौके पर तो वो इसे गिरफ्तार करने की तैयारी भी कर चुके थे, मगर इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी और के इशारे पर यह सब कुछ कर रहा है, लिहाजा बड़े मगरमच्छ के शिकार के लिए इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। हिकमत अमली ये तैयार की गई थी कि इसके सामने आए बगैर इसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, ताकि असल आदमी सामने आ सके। इस दौरान हर काम में हद्दुल इम्कान राजदारी और एहतियात बरती गई थी। फिर भी 2 हफ्ते पहले वो अचानक गायब हो गया था, और अब उसकी लाश मिली थी। ये मामला इनकी सोच से ज़्यादा उलझा हुआ था। इब्राहिम ने होंठ सुकेड़ कर सोचा और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। वो अजीब सा मेमोरी कार्ड था। आमतौर पर मेमोरी कार्ड को फ़ोन पायलट में लगाया जाए तो इसमें मौजूद डेटा देखना मुश्किल नहीं होता, मगर ये मेमोरी कार्ड खुल ही नहीं रहा था। एलिया मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे खोलने की कोशिश कर चुकी थी, मगर इसे हर बार नाकामी हुई थी। इसे याद था कि शख्स ने मरते मरते पासवर्ड का लफ्ज़ बोला था, मगर इसे पासवर्ड बताने की मोहलत नहीं मिल पाई थी, और इस पासवर्ड के बगैर इस कार्ड का खुलना मुमकिन नहीं था। और अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। आम हालात में ये इसके लिए एक शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ थी। वो इसकी चश्मदीद गवाह थी। वो कातिल का चेहरा देखकर इसे पहचान सकती थी, और इसके पास कत्ल की वजह भी मौजूद थी। बाकी मसाला न्यूज़ रूम में लगा दिया जाता, जहां की डिमांड खबर में ज़्यादा से ज़्यादा सनसनी पैदा करना ही करार पा चुका था, और ये तो थी ही एक सनसनीखेज़ जासूसी फिल्म। मगर मसला ये था कि इसने एक मरते हुए शख्स से राजदारी का वादा किया था, और वो ये वादा हरगिज़ तोड़ नहीं सकती थी। दूसरी तरफ वो शहर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, और ये आगाही इसे मुख्तलिफ नौ किस्म के खौफ में मुब्तला कर रही थी। इसे तकरीबन यकीन था कि यह कत्ल स्ट्रीट क्राइम का नतीजा नहीं, बल्कि सोचा समझा बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया है, और इसकी वजूहात में इस मेमोरी कार्ड की तलाश बुनियादी अहमियत की हामिल हो सकती थी, जो अब उसके पास था। जब इन्हें इस बैग में मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा तो यकीनन इसे तलाश करेंगे, और जिस तरह वो कातिल को देख चुकी थी, कातिल भी इसे देख चुका था। जो लोग एक मेमोरी कार्ड के लिए एक शख्स की जान ले सकते थे, इनके लिए दूसरी और तीसरी जान लेना क्या मुश्किल हो सकता था।
वो अपने साथ साथ फैसल की ज़िंदगी किसी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकती थी। फैसल इसकी वापसी से पहले ही वापस आ गया था। इसकी तबीयत बेहतर नहीं थी और वो पेट की एक सिमत मुसलसल दर्द की शिकायत कर रहा था। एलिया आते ही इसके हमरा डॉक्टर के पास गई थी, जिसने मुट्ठी भर दवाइयों के साथ साथ इसे खूब पानी पीने को कहा था और ज़्यादा दर्द की सूरत में फौरी अस्पताल ले जाने की हिदायत की थी। दवाओं से इसे थोड़ा आराम आया तो वो सो गया था और इसके सोने के बाद से एलिया इस कार्ड को खोलने की कोशिश में लगी हुई थी। इस मामले को समझने के लिए इस कार्ड का खुलना निहायत ज़रूरी था। इस शख्स ने इस कार्ड को छुपा कर रखने और किसी जिम्मेदार ईमानदार अफसर तक पहुंचाने का वादा लिया था। इसने दोहराया, मुझे यही करना चाहिए, मगर वो ये कार्ड किसे दे जो इसका गलत इस्तेमाल भी ना करे। वो सोचे जा रही थी, अचानक इसके जहन की स्क्रीन पर एक चेहरा जगमगाया। इब्राहिम, यस, इस काम के लिए वो बेहतरीन शख्स है, इसने सोचा। ईमानदार और कड़क अफसर। वो इसे कई सालों से जानती थी। अम्मी की तरफ से वो इनका दूर पार का रिश्तेदार भी था, मगर एलिया की इससे मुलाकात पेशा हवालों से ही होती आई थी। इब्राहिम इसे खुलवा भी लेगा और इस बेचारे के कत्ल के जिम्मेदारों तक भी पहुंच जाएगा। इस सोच ने उसके जहन पर छाए दबाव को बहुत हल्का कर दिया था। सबसे पहले मैं यही काम करूंगी, इसने सोचा और बिस्तर पर दराज हो गई। ये तय है कि ये आम स्ट्रीट क्राइम नहीं है। लाश की जेब में इसका बटुआ मौजूद था, जिसमें 50,000 रुपये की रकम थी, जिसे हाथ भी नहीं लगाया गया है। इमरान और इब्राहिम इस वक्त फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में मौजूद थे। इनके साथ डॉक्टर शाजिया थी। वो लाश का मुआयना कर चुके थे। इसे दिल और फिर जिगर में चाकू के 2 वार लगे थे, जो मौलिक साबित हुए थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जख्म 6 इंच से ज़्यादा गहरे थे, यानी चाकू काफ़ी बड़ा था। इसके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं था। इब्राहिम ने पूछा, हाँ, ये हैरानकुन बात है कि इसके पास फ़ोन नहीं था। हो सकता है कि कातिल इसका फ़ोन साथ ले गया हो। डॉक्टर शाजिया बोली, आपने एम्बुलेंस के अमले से बात की थी? इमरान को कुछ ख्याल आया। जी हाँ, मैंने खुद बात की थी। इसके पास फ़ोन नहीं था। वो बोली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ऐसी शिकायत आई हैं कि हादसों के शिकार अफराद को सड़क से उठाए जाने के बाद इनके फ़ोन बटुए गायब हो जाते हैं, मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। यूँ भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अलबत्ता एक चीज़ थोड़ी सी अजीब थी। वो क्या? इब्राहिम ने पूछा। इसके कोट की अंदरूनी जेबों को बहुत जल्दी में टटोला गया था, क्योंकि एक जेब का मामूली और दूसरे का अंदरूनी अस्तर उलटकर बाहर आया हुआ था। हमने इस पर से भी उंगलियों के निशानात उतरवाए हैं। फिंगरप्रिंट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको कल दोपहर तक मिल जाएगी। ठीक है, इब्राहिम बोला और फिर वो दोनों बाहर निकल गए। इब्राहिम यहाँ इमरान की गाड़ी में आया था। इसके पास यकीनन कोई ऐसी चीज़ थी जिसके लिए इसका कत्ल किया गया है। इब्राहिम काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, हो सकता है इसीलिए मोबाइल फ़ोन गायब कर दिया गया हो। इमरान ने जवाब दिया, सोचने की बात यह है कि इसे किसने कत्ल किया होगा। 1 मिनट, इब्राहिम को सोचते हुए चौंक कर बोला, डॉक्टर ने बताया कि एम्बुलेंस वहाँ पुलिस से पहले पहुँच गई थी। हाँ, इमरान ने सर हिलाया। एम्बुलेंस को किसने कॉल किया था और फिर पुलिस को फ़ोन किसने किया? ज़ाहिर है कि वहाँ मौजूद किसी शख्स ने किया होगा। इमरान सर झटक कर बोला, इमरान, ये मालूम करना होगा एम्बुलेंस और पुलिस को किन नंबरों से कॉल की गई। इब्राहिम इसका जवाब सुने बगैर बोला, ओके, हम दफ्तर पहुंच ही गए हैं, अभी मालूम किए लेते हैं। दफ्तर पहुंचते ही इन्हें सिस्टम में खराबी की इत्तला मिली थी और ये तय हुआ था कि सुबह तक इन्हें इस बारे में मालूमात मिल जाएंगी। तुम क्या सोच रहे हो? ऑफिस से निकलते हुए इमरान ने इब्राहिम की जानिब देखा। कुछ खास नहीं, फिलहाल सब कुछ उलझा हुआ और गटमट है। कल का दिन खासा हंगामा परवर साबित होगा। इब्राहिम मुस्कुराया और गाड़ी में बैठ गया। आखिर वो सब कहाँ है? कहाँ है वो सबूत, वो वीडियो और वो तमाम डेटा? वो गुर्राया, आईटी वाले इसका पूरा फ़ोन छान चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। कमरे में इस वक्त 2 ही अफराद थे। इनमें से एक दुबला पतला छोटी सी कामत वाला फुरकान था, जो इस वक्त मौतबान अंदाज में हाथ बांधे खड़ा था। इसके चेहरे पर परेशानी और खौफ के मिले जुले तासुरात नुमायां थे। सामने रखी मेज़ के पीछे एक लंबा और भारी भरकम जिसामत का मालिक शख्स बैठा हुआ था। इसके सर पर एक भी बाल नहीं था।
मजमूई तौर पर उसकी शख्सियत खासी पुरवकार नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर फ्रेमलेस ग्लासेस मौजूद थे, मगर इस वक्त इन शीशों से झलकती निगाहों में शदीद गुस्सा झलक रहा था। सर, इसने यही मोबाइल दिया था और आपने बताया था कि सबूत इसी में होंगे, और एक बैग था। फुरकान धीमी आवाज़ में बोला। इस बैग में इसके कपड़ों और दीगर चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सख्ती से बोला। तुम्हें गफूर को ठिकाने लगाने से पहले सब कुछ देखना चाहिए था। सर, आपका हुक्म था और फिर क्लाइंट भी मुंतज़िर था। हालात के मुताबिक अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं? तारिक के घर को छान डालो, इसका लैपटॉप और दीगर सामान चेक करवाओ फौरन, वो गुर्राया। ठीक है सर, फुरकान बोला। तो अब दफ़ा क्यों नहीं हो रहे हो तुम? सर, गफूर ने बताया था कि वहाँ अचानक एक लड़की आ गई थी। इसकी चीखों पुकार की वजह से इसे वहाँ से भागना पड़ा था, और जब वो तारिक को छोड़कर निकला तब वो जिंदा था। फुरकान हिचकिचाते हुए बोला। हाँ, ये इसने मुझे भी बताया था। फिर? इसने सर्द लहजे में पूछा। मैं ये सोच रहा था सर कि शायद तारिक ने वो चीज़ इस लड़की को दे दी हो। सफ़ेद बालों वाला चंद लम्हे से देखता रहा। शायद फुरकान की बात इसकी समझ में आ गई थी। हो सकता है। लानत है, मैं तुम लोगों को इसलिए पाल रहा हूँ कि एक काम भी ठीक तरीके से ना हो, वो चिल्लाया। इस लड़की का पता लगाओ फुरकान, मुझे कल तक इसका पता चाहिए। कोशिश करता हूँ। कोशिश के बच्चे, पुलिस स्टेशन में जो बंदे पाल रखे हैं इनको होशियार करो। वो लड़की यकीनन गवाहों में शामिल होगी। अगर ना भी हो तो इन्हें इसको ढूंढ कर निकालना होगा। और याद रखो, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर पुलिस अब तक इस तक नहीं पहुंची है तो हमें इससे पहले पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, मैं निकलता हूँ, फुरकान तेज़ी से बोला। गफूर का सारा काम हो गया था? उसने अपने सर पर हाथ फेरते हुए सरसराते हुए लहजे में पूछा। जी सर, डॉक्टर आसिफ ने जब बॉडी फारिग की तो मैंने इसी वक्त पैकेट बनाकर समंदर पर भिजवा दिया था। गुड, अब जाओ और याद रखो, मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता, वो गुर्राया। एलिया सुबह ही इब्राहिम से बात करना चाह रही थी, मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर आखिर इसने पैगाम छोड़ना मुनासिब समझा। इब्राहिम, मैं एलिया बात कर रही हूँ। मुझे आपसे आज एक इंतहाई अहम मामले में ज़रूरी बात करने के लिए मिलना है। मैं इस वक्त दफ्तर जा रही हूँ, मगर 1-2 घंटे में लौट आऊँगी। आप मुझे कॉल कर लें और बता दें कि आप किस वक्त मिल सकेंगे। इब्राहिम के नंबर पर पैगाम छोड़कर वो कुछ मुतमईन हो गई थी। इसे वाकई एक इमरजेंसी काम के सिलसिले में दफ्तर जाना था और साथ साथ फैसल की फिक्र भी लगी हुई थी। तुम्हें अचानक ये दर्द कैसे हो गया फैसल? उसने दवा देते हुए फिक्रमंदाना लहजे में पूछा। आपी, मुझे खुद नहीं मालूम, मगर इतना शदीद दर्द था कि मैंने दवाई ली और टूर्नामेंट छोड़कर आ गया, वो बोला। बहुत शदीद दर्द था। मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ ना कि एनर्जी ड्रिंक्स का पीछा छोड़ दो, ये सख्त नुकसानदेह हैं और डाइट ड्रिंक्स भी गुर्दों पर बुरा असर डालते हैं अगर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो, वो इसे डांटते हुए बोली। अब तो इतना कुछ होता है गूगल पर भी, मगर अकल नहीं तुम लोगों को। आप ही, मैं बीमार हूँ, बराए मेहरबानी याद रखिए कि बीमार के हुकूक में शामिल है कि इसे डांटा ना जाए। फैसल मुस्कुराया। बको मत, मैं 2 घंटे में आ जाऊँगी, ज़रा भी तकलीफ़ हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वो इसे हिदायत देते हुए घर से निकल गई थी। वो मेमोरी कार्ड उसके पर्स में मौजूद था। इब्राहिम दफ्तर पहुंच चुका था। इसे तारिक की रिपोर्ट्स का इंतज़ार था। इस दौरान उसने तारिक के मौजूदा ठिकाने की तलाश में कुछ ऑफिसर्स को रवाना किया था। इसे यकीन था कि तारिक के कत्ल के पीछे कुछ ऐसा ज़रूर था जो इसे इस नेटवर्क तक पहुंचा सकता था। इसकी इतलात के मुताबिक ये नेटवर्क दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में सहूलतकार के तौर पर काम कर चुका था। इसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैकिंग और दीगर जुराइम में भी मुलविस था। तारिक पर नज़र रखने का मतलब भी इस नेटवर्क के कर्ता धर्ताओं तक पहुंचना था। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या चल रहा है? इमरान कमरे में दाखिल हुआ तो इब्राहिम उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। इतना सोचता क्यों है तू यार? दिमाग को भी थोड़े रेस्ट की ज़रूरत होती है। किसी वक्त हड़ताल पर चला गया ना तो लग पता जाएगा। वो हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग उसके सामने रखते हुए बोला। दूसरे हाथ में उसकी अपनी कॉफ़ी थी। इमरान, इब्राहिम चंद लम्हे इसकी जानिब देखता रहा और फिर बोला। फॉरेंसिक से रिपोर्ट्स आ गई हैं तकरीबन, वो कॉफ़ी का सिप लेकर बोला। अब इस तकरीबन का क्या मतलब है?
उसने बेबसी से इमरान की तरफ देखते हुए पूछा। मतलब ये है मेरे सड़ू पार्टनर के डॉक्टर शाजिया रिपोर्ट लेकर आ रही हैं। इन्हें खुद आने की क्या ज़रूरत थी? भिजवा देती तो जल्दी आ जाती। इब्राहिम बोला। सवाल तो बड़ा अच्छा है। अब अगर मैं जवाब दूंगा तो तू फिर कातलाना नज़रों से मुझे घूरेगा और मेरे शहीद होने का इरादा नहीं है। वैसे वो है अच्छी। फजूल बातें बंद करो इमरान, वो गोया तंग आकर बोला। ये फजूल नहीं, इंसानों जैसी बातें हैं, मगर तेरे लिए इनका समझना थोड़ा मुश्किल है। लो, डॉक्टर साहिबा आ गईं। डॉक्टर शाजिया दराज कद और खूबसूरत खातून थीं। कमरे में दाखिल होकर दुआ सलाम के बाद उन्होंने रिपोर्ट्स इब्राहिम की तरफ बढ़ा दी थीं। डॉक्टर साहिबा, कोई ख़ास बात? उसने लिफाफा खोलते हुए पूछा। हाँ, पोस्टमार्टम में तो वही कुछ है जो हम जानते हैं, वजह मौत चाकू के वार वगैरह, मगर ये मालूम हुआ है कि मकतूल कैंसर का मरीज़ था। ओह अच्छा, इब्राहिम बोला। और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट? इसके जिस्म पर 2 तरह के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अंदरूनी जेबों वाले फिंगरप्रिंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पेट पर जख्म के इर्द गिर्द से जो फिंगरप्रिंट मिले हैं, इन्हें रिकॉर्ड्स में शनाख्त कर लिया गया है। डॉक्टर शाजिया मतानत से बोली। क्या? और आप ये इतनी ताख़ीर से बता रही हैं? किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? मैं इसका रिकॉर्ड भी हमरा लाई हूँ, वो मेज़ पर एक फ़ाइल रखते हुए बोली। यह गफूर उर्फ काला है, बदमाश है, पैसे लेकर कत्ल और बहुत से दीगर झगड़ों में मुलविस रह चुका है। इब्राहिम इस फाइल को पूरी तवज्जो से पढ़ रहा था। इमरान, इस गफूर के लिए टीम भेजो, इसे फ़ौरन पकड़ना होगा। अब यही हमें कुछ बता सकता है। इब्राहिम तेज़ी से बोला। और इस नंबर का पता चला जिसने एम्बुलेंस और पुलिस तलब की थी, वो यकीनन कोई ऐनी शाहिद होगा। अगर हमें इसका पता चल जाए तो बहुत मदद हो सकती है। बिल्कुल, असल में लोग डरते हैं सामने आते हुए। ये तो फिर भी एक कत्ल का मामला है, इमरान बोला। मैंने इमरजेंसी के रिकॉर्ड रूम और एम्बुलेंस सिस्टम से बात कर ली है, थोड़ी देर में मालूमात मिल जाएंगी, वो ये कहकर कमरे से निकल गया। इब्राहिम ने इस दौरान गफूर की फाइल पर लगी तस्वीर को मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया। सुबह से उसने मोबाइल पर तवज्जो नहीं दी थी। मिस कॉल्स चेक करते हुए से एलिया का पैगाम मिला। एलिया का पैगाम सुनते ही उसके जहन की स्क्रीन पर उसका चेहरा दमकने लगा था। बड़ी बड़ी स्याह आँखें, चमकती हुई सांवली रंगत, लंबे स्याह बाल। इसे एलिया पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी। वो इसकी वालिदा की किसी कज़न की बेटी थी। ज़ाहिरी रंग और रूप से ज़्यादा इसकी समझ-बूझ और क़ुव्वत फ़ैसला से वो बहुत मुतासिर हुआ था। जिस तरह इसने वालिदैन की मौत के बाद अपने मामलात को संभाला था, इससे इसे यकीन हो चला था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। एलिया से इसकी कई मुलाकातें हुई थीं, मगर वो हर बार किसी केस या मामले से मुतालिक हुईं। इब्राहिम इससे अपनी पसंदीदगी के हवाले से कभी कोई बात नहीं कर पाया था। वो इस मामले में बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहा था, इससे पहले कि वो इसका नंबर मिलाता। इमरान आंधी के मानंद कमरे में दाखिल हुआ। इब्राहिम, समंदर से इसी तरह की एक और लाश बरामद हुई है, वो अंदर आते ही बगैर किसी तमहीद के बोला। ओह! इब्राहिम इसकी बात सुनते ही खड़ा हो गया था। तुमने इनसे कह दिया ना कि किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं? हाँ, जाहिर है, इमरान ने संजीदगी से कहा। रास्ते में ज़्यादातर खामोशी रही थी। चंद माह पहले भी एक मछेरे के जाल में एक बड़ा स्याह खुसूसी तर्ज का थैला फंसा था, जिसे खोले जाने पर इसमें से एक नौजवान की लाश मिली थी। इसे गोली मारकर हलाक किया गया था, मगर जिस चीज़ ने डिपार्टमेंट को हिला दिया था और जिसके बाद ये केस स्पेशल यूनिट के हवाले किया गया था, वो ये थी कि इस शख्स को कत्ल करने के बाद इसके जिस्म से गुर्दे, जिगर वगैरह निकाल लिए गए थे। ये काम जिस सफाई से किया गया था वो किसी माहिर सर्जन के सिवा कोई नहीं कर सकता था। कई महीनों की खामोशी के बाद इस दूसरी लाश का बरामद होना एक नया सवाल बन गया था। इनके वहां पहुंचने तक लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। इब्राहिम और इमरान के आने के बाद इस सियाह थैले को खोला गया था। इसमें मौजूद लाश ज़्यादा पुरानी नहीं थी। इसके जिस्म पर कपड़ों के नाम पर कुछ भी नहीं था। पेट पर लगे लंबे लंबे बेहतियाती से खिंचे टाँके ये बता रहे थे कि इसके एज़ा भी निकाले जा चुके थे, मगर इब्राहिम की नज़रें इसके चेहरे पर जमी थीं। इसके सामने लाश की सूरत में गफूर उर्फ काला पड़ा हुआ था। इसका दिन खासा मसरूफ़ गुजरा था। वो सिर्फ एक ज़रूरी काम के लिए दफ्तर आई थी, मगर यहाँ पहुंचकर रमज़ान ट्रांसमिशन से मुतालिक एक खुसूसी मीटिंग में
بہت وقت لگ گیا۔ اس کے بعد عین اس وقت جب وہ نکلنے والی تھی، نیوز روم کے حوالے سے ایک میٹنگ میں اسے طلب کر لیا گیا تھا۔ وہ فیصل کو 2 گھنٹے کا کہہ کر آئی تھی اور ہر تھوڑی دیر بعد اس سے بات بھی کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر ایلیا کو اس کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بمشکل 4 بجے وہ دفتر سے نکل پائی۔ گھر کی طرف آتے ہوئے اسے اس میموری کارڈ کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی ابراہیم کا بھی۔ اس نے موبائل نکال کر چیک کیا۔ اس کی نہ تو کوئی کال تھی اور نہ ہی کوئی پیغام۔ اس نے کندھے اچکا کر موبائل برابر کی سیٹ پر رکھ دیا۔ گھر پہنچ کر وہ اسے خود کال کرے گی، اس نے سوچا، مگر گھر پہنچ کر فیصل کی حالت دیکھ کر وہ سب کچھ ہی بھول گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ یہ معاملہ روز بروز الجھتا جا رہا ہے۔ اب جو تصویر بن رہی ہے اس کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ غفور نے طارق کو قتل کیا، جو شاید کسی اور گینگ کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طارق اور غفور کسی ایک ہی شخص کے لیے کام کر رہے ہوں اور بعد میں کسی بڑی غلطی، اختلاف یا گڑبڑ کے نتیجے میں طارق کے قتل کا فیصلہ کیا گیا، مگر پھر غفور کو فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر اندر قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش کی یہ حالت کی جاتی ہے۔ ابراہیم اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ عمران اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کام ایک ہی نیٹ ورک سے کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری اور انسانی اعضاء کی مجرمانہ سوداگری۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں الگ گینگ ہوں اور طارق کی موت کا بدلہ لینے کے لیے غفور کو مارا گیا ہو۔ عمران بولا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ دوسرے فنگر پرنٹس رپورٹ منگواؤ عمران۔ پولیس اور ایمبولینس کو کس نے بلوایا تھا؟ ہمیں اس عینی شاہد کی بہت شدید ضرورت ہے۔ وہاں قاتل و مقتول کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی تھا۔ ہمیں اسے تلاش کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فون کرنے والے نے اس کو دیکھا ہو۔ ابراہیم میز پر ہاتھ مار کر بولا۔ عمران نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی واپسی چند لمحوں میں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ تمہاری بات قدرے درست لگ رہی ہے ابراہیم، وہ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ابراہیم نے دلچسپی سے پوچھا۔ ایمبولینس اور پولیس ایمرجنسی دونوں کو ایک ہی نمبر سے کال کی گئی ہے۔ کیا انہوں نے پتہ لگایا کہ یہ نمبر کس کا ہے؟ ابراہیم کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ اب یوں لگ رہا ہے جیسے اس کیس میں کچھ رنگ آنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے یار؟ وہ نہیں سنا تم نے؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عمران مسکرایا۔ تم ہر وقت اتنی فضول باتیں کیسے کر لیتے ہو عمران؟ ابراہیم نے بھرنا کر پوچھا۔ لو، اگر یہ بات فضول ہے تب بھی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم شاعر سے کہو جا کر۔ تم سیدھے سیدھے مجھے بتاؤ گے کہ معلوم کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں، مگر اس کے لیے تمہیں اس قدر لال پیلا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ عمران مزے لے رہا تھا اور ابراہیم اس بار کچھ کہنے کے بجائے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اوکے، یہ نمبر کسی مس ایلیا ساجد کا ہے، وہ دوسرا کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اور یہ اس کا کچا چھٹا، میرا مطلب ہے کہ پتہ وغیرہ ہے۔ ابراہیم نے عمران کے ہاتھ سے کاغذ لیا، اس پر لکھے پتے کو غور سے پڑھا، اس کے بعد موبائل نکال کر ایلیا کے نمبر کو چیک کیا اور ٹھنڈی سانس لے کر موبائل میز پر رکھ دیا۔ یہ ایلیا کا نمبر ہی تھا۔ اس کے ذہن میں ایلیا کے پیغام کے الفاظ ناچ رہے تھے۔ یقیناً وہ اسی معاملے میں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہوگی اور اس حوالے سے پریشان ہوگی، تبھی اس نے مجھے میسج کیا ہوگا، وہ بڑبڑایا۔ کیا ہوا پارٹنر؟ عمران نے پوچھا۔ یار یہ ایلیا ہے، میری کزن، اس نے صبح مجھے ملنے کے لیے میسج بھی کیا تھا، وہ خالی ذہنی سے بولا۔ تو پھر تم اسے فون کرو تاکہ تفصیلات کا علم ہو سکے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے فون نکالا۔ اس نے ایلیا کے نمبر پر ابراہیم نے فون نکالا۔ اس نے ایلیا کے نمبر پر کئی کالز کیں، مگر نمبر ریسیو نہیں ہو رہا تھا۔ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، عمران بولا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ ابراہیم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور وہ دونوں تیزی سے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ یہی لڑکی ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ 100%۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس کا نمبر نکلوایا ہے۔ میں نے اسی وقت نمبر، نام اور پتہ تمہیں بھیج دیا تھا، دوسری طرف سے کوئی دبی دبی آواز میں بولا۔ یہ مجید تھا، جو پولیس ہیڈ آفس میں کام کرتا تھا۔ فرقان کے گینگ اور دیگر مجرموں کو ان کی ضرورت کے مطابق اہم خبریں پہنچانا ہی اس کا اصل کام تھا، اور اسی وجہ سے وہ نہایت قلیل تنخواہ پر ڈپارٹمنٹ میں جمع ہوا تھا۔ دیکھ لینا مجید،
बॉस आजकल बहुत गुस्से में हैं, खबर को पक्का होना चाहिए। 100% पक्की और सही खबर है, वो यकीन से बोला। बस तो फिर तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा, फुरकान फ़ोन बंद करते हुए बोला। वो जानता था कि बॉस इस वक्त मसरूफ़ है और वो शाम से पहले इससे राब्ता नहीं करेगा। इस दौरान में उसने खुद ही इब्तिदाई मालूमात की कन्फर्मेशन का फैसला किया। आधे घंटे में वो एलिया की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ उसके फ्लैट के सामने खड़ा था। इसने चंद लम्हे दरवाजे के सामने रुककर सांस बहाल किया और फिर कॉल बेल पर उंगली रखी। 2 लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। जी बोलिए, मुझे एलिया बीवी से बात करनी है, वो इसे गौर से देखते हुए बोला। मैं ही एलिया हूँ, क्या काम है आपको मुझसे? एलिया ने इसका जायज़ा लेते हुए कहा। लेकिन मुझे तो जिस एलिया से मिलना था वो आप नहीं हैं, वो सोचने की अदाकारी करते हुए बोला। देखिए मिस्टर, ये मेरा घर है, यहाँ कोई और एलिया नहीं रहती और इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ। ये कहकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फुरकान का काम भी हो चुका था, अब इसे सिर्फ बॉस के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार था। वो तेज़ी से सीढ़ियों से उतरा और चंद लम्हे में इसकी गाड़ी सड़क पर ट्रैफिक के समंदर में गुम हो गई। फैसल को काफ़ी तकलीफ हो रही थी और एलिया इससे ज़्यादा परेशान थी। वो डॉक्टर तौसीफ को फ़ोन कर चुकी थी। डॉक्टर तौसीफ इनके फैमिली डॉक्टर थे और एलिया के वालिद के करीबी दोस्त भी। इनकी रहलत के बाद से वो इन दोनों का ख्याल रखते थे। अभी अभी एलिया का फ़ोन मिलते ही वो इनकी तरफ आने के लिए निकल गए थे। एलिया इनका इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए दरवाजे पर बेल बजते ही वो दौड़ती हुई बाहर आई थी। मगर वहाँ वो दुबला पतला अजीब सा आदमी खड़ा था। पता नहीं कौन था। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए सर झटका। न जाने क्यों वो शक कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन इस वक्त वो इतनी परेशान थी कि इसे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। फैसल में इसकी जान थी, इसके बस में होता तो इसकी सारी तकलीफ खुद ले लेती, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। हर इंसान को अपने अमाल की तरह अपने हिस्से की तकलीफ से भी खुद ही गुजरना होता है। दरवाजे की घंटी दोबारा बजी। इस बार आने वाले डॉक्टर साहब थे। उन्होंने फैसल का मुआयना किया और फिर इसे अस्पताल ले चलने की हिदायत की। मगर डॉक्टर साहब, फैसल को हुआ क्या है? एलिया रुहासी हो रही थी। परेशान मत हो एलिया, ये अपेंडिसाइटिस का मामला लग रहा है और इसके लिए फौरी ऑपरेशन ज़रूरी होता है। ये खुद इतना ख़तरनाक नहीं जितनी ताख़ीर नुकसान पहुंचा सकती है। वो शफ़क़त से बोले। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं आप ही, तुम परेशान मत हो, फैसल बमुश्किल बोला। डॉक्टर तौसीफ इन दोनों को करीब ही एक बड़े अस्पताल ले आए थे। शहर के मुतमव्विल इलाके में वाक़े ये अस्पताल शीशे के मानिंद चमक रहा था। डॉक्टर तौसीफ वहाँ काम करने वाले एक सीनियर डॉक्टर से रास्ते में बात कर चुके थे, इसीलिए वहाँ पहुँचते ही फैसल को स्ट्रेचर पर चेकअप के लिए अंदर ले जाया गया था। तुमको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एलिया, डॉक्टर साजिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये फैसल का बहुत ख्याल रखेंगे। डॉक्टर तौसीफ उसे तसल्ली देते हुए बोले। क्या आप जा रहे हैं? एलिया ने पूछा। नहीं, पहले साजिद से मेरी बात हो जाए, इसके बाद जाऊंगा। थोड़ी देर में डॉक्टर साजिद बाहर आ गए थे। तुम ठीक समझे हो, अपेंडिक्स का ही मामला है, फौरी ऑपरेशन करना होगा। हम ज़रूरी तैयारियों के बाद थोड़ी देर में बच्चे को ऑपरेट कर देंगे, वो आम से अंदाज में बोले। ऑपरेशन? एलिया का चेहरा पीला पड़ गया। डोंट वरी यंग वुमेन, डॉक्टर साजिद बोले, इसमें कोई ख़तरा नहीं है और अब तो यह ऑपरेशन लेज़र की मदद से होता है। आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, वो अच्छे हाथों में है और डॉक्टर तौसीफ मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, यानी अब हम इनका दुगना ख्याल रखेंगे। शुक्रिया साजिद, मुझे इत्मीनान है कि तुम यहाँ हो, डॉक्टर तौसीफ बोले। डॉक्टर साजिद कुछ देर बाद अंदर चले गए। एलिया को ऑपरेशन से पहले फैसल के साथ रहने की इजाज़त मिल गई थी, जो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में था। डॉक्टर साहब के रुखसत होते ही वो वार्ड में चली आई थी। कुछ ही देर बाद फैसल को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। एलिया बहुत खौफज़दा थी। वो फैसल के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए इसके माथे पर प्यार करते हुए वो मुस्कुराती रही थी। फैसल के ऑपरेशन रूम में जाने के बाद वो वहीं लॉबी में बनी इंतज़ारगाह में जा बैठी। इसे अब्बू और अम्मी की याद बुरी तरह सता रही थी। इस वक्त इसे किसी की ज़रूरत थी, मगर हज़ारों कॉन्टैक्ट्स और ताल्लुकात के बावजूद आज इस वक्त उसके पास कोई नाम ऐसा नहीं था जिसे वो बुला सकती। उसने गैर इरादी तौर पर पर्स से फ़ोन निकाला, इसका बटन दबाया, मगर फ़ोन ऑन नहीं हुआ।
शायद किसी वक्त दबाव पड़ने से फ़ोन बंद हो गया था। इसने फ़ोन ऑन किया और फिर इसे बैग में रखने लगी। इसी दौरान बेल पूरे ज़ोरों शोर से बजने लगी। इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, मगर स्क्रीन पर चमकते इब्राहिम के नाम ने इसे फ़ोन उठाने पर मजबूर कर दिया। हेलो, वो आहिस्तगी से बोली। ओह, शुक्र है। एलिया, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा था। इब्राहिम की झुंझुलाई हुई आवाज़ उसकी समाज से टकराई। मैं अस्पताल में हूँ, उसने इसी तरह जवाब दिया। अस्पताल में? मगर क्यों? उसके लहजे में डराने वाली फिक्र इस वक्त एलिया को अच्छी लगी। फैसल की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। ओह, अल्लाह इसे सेहत दे। तुम फिक्र न करो। कौन से अस्पताल में हो? उसने पूछा। क्या मैं तुमसे यहाँ आकर मिल सकता हूँ? मुझे भी तुमसे हंगामी तौर पर बात करनी है। फैसल का ऑपरेशन हो जाए खैर से, फिर हम मिलते हैं। मुझे भी आपसे कुछ अहम बातें करनी थीं। मैंने मैसेज भी भेजा था। हाँ, मैंने देखा है वो। ठीक है, हम रात देर से या कल सुबह मिल सकते हैं। तुम इस वक्त परेशान हो, मैं समझता हूँ, मगर सिर्फ एक बात बता दो, कल शाम 7 से 8 बजे के दौरान तुम कहाँ थीं? मैं अपनी दोस्त के घर के पास थी, वो कुछ ना समझते हुए बोली। इलाका? कैंट का पिछला इलाका। मैं जानता हूँ, वहाँ कल रात एक कत्ल हुआ है। जिस नंबर से एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया गया है वो तुम्हारा नंबर है एलिया, और मुझे यकीन है कि पुलिस को बयान न देने और वहाँ से गायब हो जाने की तुम्हारे पास यकीनन कोई वजह ज़रूर होगी, क्योंकि तुम जैसी ज़हीन रिपोर्टर को इस हवाले से कोई खौफ तो हो नहीं सकता। आप सही कह रहे हैं, मैं खौफ की वजह से वहाँ से गायब नहीं हुई थी, मगर इस वक्त एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैं सामने नहीं आना चाहती थी। क्या तुमने वो कत्ल होते देखा था? इब्राहिम ने पूछा। दूसरी तरफ चंद लम्हे की खामोशी रही थी। इब्राहिम ने अपना सवाल दोहराया। एलिया, क्या तुम इस वाक़ये की ऐनी शाहिद हो? क्या वो सब तुम्हारे सामने हुआ था या तुम बाद में पहुंची थीं? मैं जब वहां पहुंची तो वो इसे चाकू मार चुका था। इसके हाथ में मकतूल का बैग था। शायद वो एक बार और करता, मगर मेरे चीखने पर वो फौरी तौर पर वहां से भाग निकला। एलिया ने बताया। मैं तुम्हारे पास इसी वक्त आ रहा हूँ, इब्राहिम ने गहरी सांस लेकर कहा। इस वक्त मेरा भाई ऑपरेशन थिएटर में है, हम कल सुबह बात कर सकते हैं, एलिया ने मतानत से कहा। ओके, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, इसे देखकर डिलीट कर देना, इब्राहिम बोला। मैं दोबारा फ़ोन कर रहा हूँ। उसने ये कहकर कॉल बंद कर दी थी। चंद लम्हों में क्लिक की हल्की सी आवाज़ ने मैसेज की इतला दी। एलिया ने व्हाट्सएप खोला और जैसे सकते में आ गई। फुरकान इस वक्त बहुत परेशान नजर आ रहा था। इसे बॉस ने फौरी तौर पर तलब किया था और उसका मूड सख्त सख्त खराब महसूस हो रहा था, इतना कि उसने इसका जवाब सुनना भी गवारा नहीं किया था। यकीनन कोई बड़ी गड़बड़ हुई थी, मगर गड़बड़ तो गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इनकी हम रकाब हो गई थी। सबसे पहली गड़बड़ तारिक की तरफ से हुई थी। तारिक बॉस का राजदार बंदा था। हर ऑपरेशन, इनके यहाँ काम को ऑपरेशन ही कहा जाता था, इसमें वही सारे मामला संभाला करता था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो गायब हो गया और इन सब की शामत आ गई। इसके घर और हर उस जगह पर इसे तलाश कर करके जहाँ इसकी मौजूदगी की ज़र्रा भर उम्मीद भी होती, वो सब थक गए थे, मगर वो इनसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहता था। फिर पता चला कि इसके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो बॉस के सारे धंधों को बंद करके उसके चेहरे से शराफत के नकाब को नोच कर फेंक देने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। जिसके बाद उसकी तलाश में तेज़ी आ गई और आखिरकार गफूर उसे ख़त्म करने में कामयाब हो गया। गफूर को तो खुद उसने बॉस के हुक्म पर ख़त्म कर दिया था, तो फिर अब नई गड़बड़ क्या हुई है? वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था। बॉस इंतहाई ख़तरनाक आदमी था। इंसानों को जान से मार देना इसके लिए बाएं हाथ का खेल था, और ये तो इसके सब आदमी जानते थे कि वो एक से ज़्यादा गलती बर्दाश्त नहीं करता था। इन्हीं सोचों में उलझे उलझे वो इस जगह तक जा पहुंचा था जहां बॉस ने उसे तलब किया था। गाड़ी को पार्किंग में लगाकर वो इमारत में दाखिल हो गया। ये एक बड़ा अस्पताल था और यहाँ हर वक्त लोगों का रश लगा रहता था। वो इस्तकबारिया से गुजरता हुआ अंदर की इमारत की तरफ बढ़ा। इस तरफ भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। बस फ़र्क सिर्फ ये था कि वो मुख्तलिफ इंतज़ार गाहों में बैठे हुए थे। किसी को डॉक्टर से मिलना था तो किसी के रिश्तेदार ऑपरेशन के मरहले से गुजर रहे थे।
बड़ी इंतजार गाह से गुजरकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ते ही वो चमसा गया था। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर पर उसकी निगाहें जमसी गई थीं। इसे तो वो लोगों के मजमे में भी पहचान सकती थी। वो वही कातिल था जिसे इसने गुजरी शाम एक नहते शख्स पर चाकू चलाते देखा था। इसने वहां से भागते हुए जिस खुआशाम नजरों से एलिया को देखा था, इसका तस्वुर ही उसे दहला देने के लिए काफी था। इसे यकीन था कि अगर लोगों का खौफ न होता तो वो इसे भी कत्ल करने से गुरेज नहीं करता। इब्राहिम के इस तस्वीर को भेजने का मतलब यही था कि पुलिस इस तक पहुंच गई थी। इसे तेज रफ्तार और सही सिमत में होने वाली इस तफ्तीश से न सिर्फ खुशी हुई थी बल्कि दिली इत्मीनान भी हुआ था। फोन जैसे ही गुनगुनाया, उसने उसे कान से लगा लिया। हेलो एलिया, क्या तुम इस शख्स को जानती हो? हाँ, यही इस शख्स का कातिल है। मैं इसे आसानी से पहचान सकती हूँ। इसके पास एक चाकू भी था। यानी सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ था। इब्राहिम ने हुंकारा भरा। जब वो भाग गया तब तुमने क्या किया? इब्राहिम सुबह तक इस बात को रोका नहीं जा सकता, उसने इस बार हल्के से गुस्से से पूछा। उसका भाई अस्पताल में था और इस शख्स को सिर्फ अपना बयान दरकार था। उसने चिढ़कर सोचा, रोका जा सकता है, मगर मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। फैसल इस वक्त अच्छे हाथों में है और तुम यहाँ डॉक्टर्स के इंतजार के दौरान फोन पर तो बात कर ही सकती हो। वो इसे समझाते हुए बोला। हाँ, तो फिर तुमने क्या किया? मैंने पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। एलिया बोली। क्या वो शख्स इस वक्त तक मर चुका था? इब्राहिम ने पूछा। नहीं, वो जिंदा था और शदीद जख्मी था, इसीलिए तो मैंने एम्बुलेंस पहले मंगवाई थी। एलिया बोली। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो जिंदा है? क्या तुम उसके करीब गई थी? क्या उसने तुमसे कोई बात की थी या फिर तुम्हारे सामने कोई और उसके करीब गया था? इब्राहिम ताबड़तोड़ सवालात कर रहा था। इब्राहिम, कोई और उसके पास नहीं गया था। एलिया धीरे से बोली। मैं इसकी मदद करना चाह रही थी, इसलिए इसके पास गई थी। ओके ओके, उसने तुमसे कुछ कहा था? याद करो उसके अल्फाज क्या थे? उसने उसने कहा था कि वो नहीं बचेगा। एलिया बोली। इसे हकीकत में सब कुछ याद करके तकलीफ हो रही थी और ये भी कि उसे हर सूरत ख़त्म होना है। और क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि मैं इसकी मदद करके सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बचा सकती हूँ। वो कैसे? तुम इसकी मदद किस तरह कर सकती थी? क्या कहना चाह रहा था वो? तुम अगर एक लम्हे चुप रहो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। ज़हनी तनाव ने एलिया को चिड़चिड़ा कर दिया था। प्लीज़ मुझसे इस तरह तफ्तीश मत करो। इसके पास कुछ सबूत थे एक मेमोरी कार्ड में जो इसकी अंदरूनी जेब में था। वो चाहता था कि मैं वो निकाल लूं और इसे किसी जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस अफसर के हाथ में दूं। इसी वजह से मैं वहां से निकल आई थी, क्योंकि बयान की सूरत में मुझे सब बताना पड़ता और इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। फ़ोन बंद मिला तो मैसेज किया था। सुन रहे हो ना? उसने बात मुकम्मल करके पूछा, मगर दूसरी जानिब सन्नाटा था। न जाने कॉल किस वक्त कट गई थी। एलिया ने मायूसी से फ़ोन को देखा और दोबारा इब्राहिम का नंबर मिलाया, मगर फ़ोन बंद जा रहा था। पता नहीं क्या हो गया है, उसने परेशान होकर सोचा। कहीं इसे कुछ हो न गया हो। हालात इसे मुसलसल शक्की बनाते जा रहे थे। इसने सोचा, हो सकता है कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई हो और वो इसे दोबारा फ़ोन कर ले। इसने खुद को डांटा। फिर न जाने क्या सोचकर इसने इब्राहिम की हिदायत के मुताबिक इस शख्स की तस्वीर को डिलीट कर दिया। यूँ भी वो अपने फ़ोन में किसी शफ़ाक कातिल की तस्वीर महफूज करने में ज़र्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। ऑपरेशन थिएटर के सामने मौजूद इंतजार गाह में वो खड़ी थी। फुरकान दरमियान में मौजूद सुतून की आड़ से इसे साफ देख पा रहा था। ये वही थी एलिया जिसके बारे में वो बॉस को बताकर कुछ रियायत हासिल कर सकता था। और अब तो बड़ी खबर ये थी कि वो यहीं मौजूद थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन कान से लगा रखा था और गुफ्तगू जारी थी। फुरकान ने सुतून की आड़ का फ़ायदा उठाते हुए उसकी तस्वीर खींची और बॉस के कमरे की तरफ बढ़ गया। बॉस वाकई गुस्से में बिफरा हुआ था। कमरे की ज़मीन पर मौजूद खून की बारीक सी लकीर बता रही थी कि वो फ़ौरन फैसले और सज़ा के मराहिल से गुजर चुका था, मगर अब भी इसकी पेशानी पर बल मौजूद थे। एक और गधा आया। वो फुरकान को देखकर गुर्राया। क्या करते फिर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें जो काम दिया था इसका क्या बना? काम हो गया है बॉस, वो फौरन बोला। कौन है वो लड़की? बॉस, वो एक रिपोर्टर है। उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला था। फिर मैंने इसके फ्लैट पर जाकर यकीन दहानी की कि ये वही लड़की है। वाह, तो आपने इससे पूछ लिया कि तुम वही लड़की हो? बॉस ने कटीले लहजे में पूछा। नहीं बॉस, बस इसकी शक्ल देखनी थी।
और उसको अपनी शक्ल भी दिखा दी। बॉस चिल्लाया, अहमको, क्या तुम अपने साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम भी मेरे लिए कीमती बन जाओ? हाँ। बॉस के इन जुमलों के साथ फुरकान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। नहीं बॉस, प्लीज़ मुझ पर रहम करें। मैं बहाने से वहाँ गया था, इसे मुझ पर ज़रा भी शक नहीं हुआ और मैंने अपना हुलिया भी बदल लिया था। वो आखिर में छूट पर आ गया था। कमाल ये हुआ है बॉस कि मैंने इसे अभी ऊपर ऑपरेशन थिएटर के सामने देखा है। किसे? इसी लड़की एलिया को बॉस। फुरकान बोला, मुझे लगता है कि इसके अजीज़ों में से कोई अस्पताल में है। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी और तुम ये मुझे अभी बता रहे हो? वो कुर्राया, कौन सा ऑपरेशन थिएटर था? इस पर नंबर 2 लिखा था। वो बोला, अच्छा। बॉस चंद लम्हे अपने गंजे सर पर हाथ फेरता रहा, फिर इसने क्रेडिल से रिसीवर उठा लिया। वो किसी से ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में होने वाले ऑपरेशन और इसके अटेंडेंट और मरीज के बारे में मालूमात ले रहा था। नर्स शबाना को मेरे पास भेजो फौरन, वो रिसीवर रखते हुए तहमाना अंदाज में बोला। चंद लम्हे बाद शबाना उसके सामने खड़ी थी। वो अधेड़ उम्र की आम शक्ल सूरत वाली औरत थी। उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा वाज़ेह चीज़ उसकी आंखें थीं, जिनमें मक्कारी लहरा रही थी। नर्स शबाना, ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में जो ऑपरेशन हो रहा है, तुम्हें इसकी अटेंडेंट को यहाँ लेकर आना है। ठीक है सर, नर्स ने मोतबाना अंदाज में कहा। तुम ये काम किस तरह करोगी? मैं से कहूँगी कि बड़े डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, वो सादगी से बोली। खूब, वो धीरे से मुस्कुराया, और इसके बाद तुम ये बात और इस लड़की को भूल जाओगी, समझ रही हो ना? जी सर, मैं समझ गई। नर्स शबाना के लिए शायद ये कोई नई बात नहीं थी, इसलिए इसने हैरत के इजहार के बजाय सर हिलाकर जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गई। नर्स के बाहर निकलते ही बॉस भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकल गया। इब्राहिम सॉकेट में फ़ोन चार्जर लगाकर उसके सामने बैठा हुआ था। आईफोन का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अगर वो ऑफ हो जाए तो फिर मखसूस फीसद बैटरी चार्ज हुए बगैर ऑन नहीं होता। इसके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। मेरा फ़ोन ले लो, इमरान ने पेशकश की। यार, इसका नंबर इसी फ़ोन में है और शायद वो इस वक्त अनजाने नंबर से कॉल रिसीव भी ना करे, इब्राहिम बोला। बस 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा। उसने गफूर को शनाख्त कर लिया है और हमारे पास जो दूसरे फिंगरप्रिंट्स हैं वो एलिया ही के हैं। तारिक ने मरते वक्त सबूत गालिबन इसके हवाले कर दिए थे, इसीलिए इसने मुझे फ़ोन किया था। बस इतनी ही बात हो सकी। इसके बाद लाइन कट गई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसने वो सबूत कहाँ रखे हैं। तो हम वहाँ चले चलते हैं, इमरान बोला। वो इस वक्त अस्पताल में है, उसका भाई ऑपरेशन थिएटर में है, इब्राहिम ने बताया। तब भी हमारा वहाँ जाना इसके लिए मददगार ही साबित होगा। ऐसी परेशानी में इंसान के लिए दूसरे लोगों की मौजूदगी सहारे से कम नहीं होती, इमरान बोला। तुम ठीक कह रहे हो। ये फ़ोन भी ऑन हो रहा है, मैं इसे कॉल करता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, इब्राहिम फ़ोन उठाते हुए बोला। एलिया पानी का गिलास हाथ में लिए इंतज़ारगाह की नशिस्त पर आकर बैठ गई। जिंदगी अचानक रोलर कोस्टर का सफ़र बन गई थी। सचमुच जिंदगी से ज़्यादा हैरानकुन कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसने सोचा। कल शाम वो तन्हा बैठी बोर हो रही थी और वक्त काटे नहीं कट रहा था, और अब हर लम्हे नई बात सामने आ रही थी। इन 24 घंटों में वो न सिर्फ एक कत्ल की चश्मदीद गवाह बन चुकी थी, बल्कि मकतूल की मदद की कोशिश इसे खुद खतरे के सुर्ख निशान के अंदर ले आई थी। पुलिस इसे तलाश कर रही थी। इसका अंदाज़ा इसे इब्राहिम की बातों से हो गया था, और यह भी हो सकता था कि कातिल भी इसे ढूंढ रहा हो। ये सोचकर इसे फुरेरी सी आ गई। इस वक्त वो ये सब सोचना नहीं चाहती थी। फैसल बखैरियत घर आ जाए, ये इसकी आरज़ू थी। बीबी, वो अपनी सोचों में मगन थी कि एक आवाज़ ने इसे चौंका दिया। इसके सामने ड्यूटी नर्स खड़ी हुई थी। जी बोलिए, वो घबराकर यकदम खड़ी हो गई। मेरे भाई का ऑपरेशन ख़त्म हो गया, कैसा है वो? इसके अचानक खड़े होने से हाथ में मौजूद पानी का गिलास छलक पड़ा। गिलास को बचाने की कोशिश में इसके ज़ानों पर रखा फ़ोन फिसलकर सीट के नीचे चला गया। एलिया इस वक्त इतनी परेशान थी कि इसे फ़ोन के गिरने की खबर नहीं हो सकी थी। ऑपरेशन जारी है, आप परेशान न हो, नर्स पेशावराना अंदाज में बोली। आपको असल में बड़े डॉक्टर साहब ने बुलाया है। मुझे? मगर क्यों? एलिया और होल गई थी। मुझे ठीक ठीक बताओ, मेरा भाई ठीक है ना? वो ठीक हैं, आप प्लीज़ आइए, डॉक्टर साहब को आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, शबाना ये कहकर आगे बढ़ गई।
एलिया भी इसके पीछे चल पड़ी। इसके जहन में सोचों के झक्कड़ चल रहे थे। आखिर कोई डॉक्टर इसे क्यों बुला सकता था? हर सोच का खुरा फैसल की हालत और सेहत पर जाकर ख़त्म हो रहा था और ये सोच उसे खौफज़दा और परेशान कर रही थी। अब अस्पताल का इंतज़ामी इलाका शुरू हो गया था। यहाँ कॉरिडोर में खामोशी थी क्योंकि यहाँ वही लोग आ सकते थे जिनका अस्पताल से कोई ताल्लुक था। नर्स एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और फिर इसने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आने वाली आ जाओ की आवाज़ पर उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल लिया और एलिया के लिए रास्ता छोड़ दिया। एलिया डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। वो कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहती थी, बल्कि सच तो ये था कि वो कोई बुरी खबर सुन ही नहीं सकती थी। वो फ़ोन नहीं उठा रही। इब्राहिम फ़ोन बंद करते हुए खड़ा हो गया। हमें जाकर देखना पड़ेगा। ओके, हो सकता है कि वो मसरूफ़ हो, डॉक्टर से बात कर रही हो या फिर इसके भाई का ऑपरेशन ख़त्म हो गया हो। कोई भी वजह हो सकती है, इमरान बोला। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर न जाने क्यों मेरी छठी इस खतरे का सिग्नल बजा रही है। तो हम अस्पताल चले चलते हैं, इमरान इसे गौर से देखते हुए बोला। मैंने तुम्हें कभी किसी के लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं देखा। मैंने तुम्हें बताया ना कि एलिया मेरी माम की कज़न की बेटी है। शी इज़ फैमिली। इब्राहिम कार का दरवाज़ा खोल के बैठते हुए बोला। मानता हूँ, मगर फिर भी इसके मुतालिक कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रहे, इमरान बोला। ऐसा कुछ नहीं है इमरान, अहमकाना बातें मत करो, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। साथ साथ उसने एलिया का नंबर दोबारा मिलाया था और राब्ता न होने पर बंद कर दिया था। मैं जानता हूँ कि हम इस वक्त एक मुश्किल केस के दरमियान फंसे हुए हैं, मगर फिर भी ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम अपने बचपन के दोस्त से बातें छुपाने लगे हो, और वो भी वो बातें जिन्हें तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बयान कर रही हैं। इमरान, इब्राहिम ने इसे तंबीही नज़रों से घूरा। ओके, चुप हो जाता हूँ मैं, मगर अब एलिया जी से मिलने का शौक दो चंद हो गया। इन्हें ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 ढूंढने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा था। मुझे फैसल साजिद को देखना है, इनका आज अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। इब्राहिम ने काउंटर स्टाफ से गुफ्तगू शुरू की। जी, काउंटर पर मौजूद अफसर कंप्यूटर चेक करते हुए बोला। वो यहीं हैं और अभी इनका ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। ओके, इनकी अटेंडेंट कहाँ है? वो वहीं इंतज़ार गाह में थी। हो सकता है कि किसी काम से इधर उधर गई हों, आप वहीं इनका इंतज़ार कीजिए। वो बात ख़त्म करके दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो दोनों तेज़ तेज़ कदमों से चलते ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 के अंदर बनी इंतज़ार गाह में पहुँचे। इत्तेफाक से इस वक्त इंतज़ार गाह बिल्कुल खाली थी। इब्राहिम ने चारों तरफ घूमकर जायज़ा लिया। वो यहाँ भी नहीं है। इसके लहजे में अजीब सी बेकरारी थी। हो सकता है कि किसी काम से बाहर निकली हो, तुम इसे अब कॉल करो, इमरान कुर्सी पर ढेर होते हुए बोला। इब्राहिम ने रीडायल दबाया। बेल बज रही थी। वो फ़ोन को देखता रहा, फिर कॉल बंद कर दी। इमरान इस दौरान चौकन्ना होकर बैठ गया। इब्राहिम, ज़रा कॉल करो, वो बोला। यार, फ़ोन पिक नहीं हो रहा, वो बोला। तुम दोबारा कॉल तो करो। इमरान के इसरार पर इसने फिर नंबर मिलाया। 2 बेल बजने तक इमरान कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता रहा, फिर नशिस्त के नीचे झुका। जब वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में एलिया का फ़ोन था। एलिया ने गालिबन बेल तकरीबन बंद कर रखी थी। ये फ़ोन तो यहाँ पड़ा है। इसकी आवाज़ सुनकर इब्राहिम इसकी जानिब लपका। तभी इतनी देर से कॉल अटेंड नहीं हो रही। वो अपना फ़ोन यहाँ गिराकर कहाँ जा सकती है? इब्राहिम फिक्रमंदी से बोला। कुछ नहीं कह सकते, इमरान कंधे उचकाकर बोला। हो सकता है कि इसे अभी तक फ़ोन के गुम हो जाने के बारे में कुछ पता ही ना हो। हमें कुछ देर इसका यहीं इंतज़ार करना चाहिए। इसके भाई का ऑपरेशन हो रहा है और वो अपना फ़ोन खो चुकी है। यकीनन वो किसी भी लम्हे यहाँ वापस आएगी। इब्राहिम एलिया के फ़ोन को देखते हुए नशिस्त पर जा बैठा। आप तशरीफ़ रखें ना, खड़ी क्यों हैं? वो कमरे में दाखिल होकर ठिठक कर खड़ी हो गई थी। ये एक खासा बड़ा कमरा था, जहाँ बड़ी मेज़, कुर्सियाँ, मरीज़ों के लिए मखसूस स्टूल, पेशेंट बेड और तिब्बी आलात मौजूद थे। सामने मेज़ के पीछे एक तवील और कामा शख्स बैठा था। इसकी रंगत गोरी थी। ज़हीन चमकती आंखों पर बगैर फ्रेम का चश्मा सज रहा था। अगरचे इसके सर पर बाल नहीं थे, मगर बहैसियत मजमूई वो एक बावकार और मुतासिरकुन शख्सियत का मालिक था। इस वक्त इसके होंठों पर पुरशफ़क़त मुस्कुराहट थी। जी, मेरा नाम एलिया है, एलिया साजिद। मेरे भाई का ऑपरेशन हो रहा है। मुझे आपकी नर्स यहाँ लेकर आई है। उसने कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। वो कतरे संभल कर बोली।
बिल्कुल, मैंने ही इससे कहा था, मगर आप बैठें तो सही। वो दोबारा मुस्कुराया। शुक्रिया। एलिया उसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। असल में मुझे अपने भाई की बहुत फिक्र हो रही है। बराए मेहरबानी मुझे ठीक ठीक बताइए, मेरा भाई ठीक है ना? आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तक तो गालिबन उसका ऑपरेशन हो चुका होगा। वो बेहतरीन हाथों में है। वो इत्मीनान दिलाते हुए बोला। शुक्र है अल्लाह का, वरना जब नर्स ने मुझे आपका पैगाम दिया मैं खौफजदा हो गई थी। एलिया पहली बार मुस्कुराई थी। फिर क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? बिल्कुल जान सकती हैं। दरअसल मैं आपके कई न्यूज़ पैकेजेस देख चुका हूँ। जिस तरह आप मुआशरे के मसाइल की साफ अक्कासी करती हैं, इससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। आपको मैंने वेटिंग एरिया में देखा तो मालूमात की, और जब पता चला कि आपके भाई एडमिट हैं तो इनके लिए खुसूसी हिदायत दी। फिर सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक कप चाय पी जाए। यहाँ सेहत के शोबे में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस हवाले से बहुत काम की गुंजाइश है। एलिया का इस तरह के लोगों से टाकरा होता रहता था। इनमें से कुछ वाकई मसाइल के हल के लिए संजीदा होते थे, और बाकी मसाइल के हल के साथ साथ शोहरत में दिलचस्पी रखते थे। तो ये डॉक्टर साहब भी मीडिया कॉन्शियस हैं, उसने दिल ही दिल में सोचा। इस वक्त मैं खासी उलझी हुई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदद से यकीनन मेरे भाई को ज़्यादा तवज्जो मिल सकेगी। बिल्कुल मिलेगी, इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, बिल्कुल फ़िक्र न करें। बहुत शुक्रिया। फिर अब मैं चलती हूँ, वो खड़े होते हुए बोली। इसी वक्त एक और नर्स अंदर दाखिल हुई थी। इसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें चाय और बिस्किट वगैरह रखे हुए थे। लीजिए चाय भी आ गई, आप बैठिए प्लीज़, डॉक्टर साहब इस तरह से बोले। डॉक्टर साहब इस वक्त चाय का बिल्कुल मूड नहीं है। चाय मूड से नहीं पी जाती। वैसे भी मुझे यकीन है कि आपने घंटों से कुछ नहीं खाया। याद रखिए, मरीज की देखभाल एक सेहतमंद और चाको चौबंद अटेंडेंट ही अच्छी तरह कर सकता है। ये एक डॉक्टर की हिदायत है और आपको इस पर अमल करना है। डॉक्टर के इसरार पर एलिया बैठ गई। इसे ये बावकार डॉक्टर अच्छा लगा था। क्या था कि अस्पतालों का स्टाफ परेशान लोगों से मुस्कुराकर बातें करे, इनसे हमदर्दी का इजहार करे, मदद करे। इसने सोचा, आमतौर पर तो नर्सिंग और दीगर स्टाफ का रवैया ही मरीजों के साथ आने वाले अफराद को भी ज़हनी तौर पर बेजार और परेशान कर देता है। इसने चाय की प्याली थामी, एक बिस्किट लिया। वाकई इसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। दफ्तर में वो जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में थी और घर पहुंचकर फैसल की परेशानी में लग गई थी। गर्म चाय का बड़ा सा घूंट इसे बहुत अच्छा लगा था। अस्पताल के दीगर हिस्सों के बरखिलाफ इस हिस्से में बिल्कुल खामोशी थी। इस कदर खामोशी कि शायद एक पिन भी गिरे तो इसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। पंखे, एसी सब बेआवाज़ अंदाज में अपना काम कर रहे थे। आपकी ड्यूटी की टाइमिंग क्या है? डॉक्टर ने पूछा। मैं दिन की शिफ्ट में होती हूँ, मगर जब असाइनमेंट हो तो फिर कोई वक्त नहीं होता। वो मुस्कुराई। हमारी तरह। डॉक्टर भी मुस्कुराया। यहाँ भी यही हाल है। जी। एलिया को न जाने क्यों अपनी और फिर डॉक्टर की आवाज़ कदरे दूर से आती महसूस हो रही थी। उसने चाय का एक और घूंट लिया और फिर सर को झटका। कहीं इसका बीपी लो तो नहीं हो रहा, उसने सोचा। उसके हाथ में आधा बिस्किट मौजूद था। इसने इस बिस्कुट को खाने का इरादा किया, मगर पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो अपने हाथ को मामूली सी जुम्बिश ही दे पाई थी। उसने घबराकर सामने बैठे डॉक्टर की जानिब देखा। इसकी कैफियत भी कुछ इस जैसी ही थी। इसकी गर्दन ढलक रही थी और आंखें फैली हुई थीं। एलिया ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उसका साथ छोड़ चुके थे। कमरे में छन की हल्की सी आवाज़ गूंजी। इसके हाथ में मौजूद कप ज़मीन से जा टकराया। फिर देखते ही देखते इसके इर्द गिर्द गहरी तारीकी छा गई। दाल में कुछ न कुछ तो काला है, इब्राहिम बोला। हमें यहाँ आए 1.5 घंटे भी ज़्यादा हो चुका है। फैसल का ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, इसे कमरे में शिफ्ट किया जा चुका है, मगर एलिया की कोई खबर नहीं है। ये सब नॉर्मल नहीं है। फिर इसका फ़ोन जिस तरह यहाँ ज़मीन पर पड़ा मिला है, ये मानने वाली बात नहीं कि इसे अब तक अपने फ़ोन की गुमशुदगी का पता न चला हो। दुरुस्त कह रहे हो तुम, हमें कुछ न कुछ करना होगा। इमरान, मेरा ख्याल है कि काउंटर स्टाफ हमारी मदद कर सकता है। काउंटर बिल्कुल सामने है, मगर हमको अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर इस काम को करने की कोशिश करना होगी। क्यों? इसलिए कि अगर यहाँ का कोई शख्स इसमें मुलविस है तो वो लाजमन चौकन्ना हो जाएगा, जिसकी वजह से हम एलिया को खो सकते हैं। वो बोला। हम अलग अलग कोशिश करते हैं।
इमरान सर हिलाकर बोला और इब्राहिम काउंटर की जानिब बढ़ा। काउंटर पर इस वक्त एक मेल स्टाफ मौजूद था। जी सर, वो इब्राहिम को देखकर मुअद्दिब अंदाज में बोला। असल में यहाँ एक खातून बैठी थीं, इनके भाई मिस्टर फैसल का ऑपरेशन हो रहा था। इब्राहिम ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी जी, वो यहीं थीं, स्टाफ ने सर हिलाकर कहा, मगर अब 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, वो यहाँ नहीं हैं। हो सकता है कि वो घर चली गई हों। नहीं, इनके भाई का ऑपरेशन अभी ख़त्म हुआ है, इब्राहिम बोला। वैसे क्या आपने इन्हें कहीं बाहर जाते देखा है? नहीं, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ सर, वैसे मैं मालूम करता हूँ, उसने जवाब दिया। ठीक है, बराए मेहरबानी आप मालूम करें। वो पलटकर इंतज़ारगाह की तरफ बढ़ा। अस्पताल में इस तरह किसी को तलाश करना हरगिज़ आसान काम नहीं था, लेकिन इन्हें कहीं से तो इब्तिदा करना ही थी। इमरान इस दौरान ऑपरेशन थिएटर से मुतालिक स्टाफ, बाथरूम में मौजूद खातून स्टाफ और गार्ड से मालूमात इकट्ठी कर रहा था। किसी ने भी एलिया को कहीं जाते नहीं देखा था। मेरा ख्याल है कि हमें बाकायदा तफ्तीश शुरू कर देनी चाहिए, इमरान बोला। मैंने दफ्तर से एक सब इंस्पेक्टर को एलिया के फ्लैट पर भेजा है। अगर वो किसी काम से घर गई होगी तो वहाँ मिल जाएगी, या कम से कम ये ज़रूर पता चल जाएगा कि वो इस दौरान वहाँ आकर गई है या नहीं। इसके दफ्तर भी फ़ोन कर चुका हूँ। इस वक्त इसकी ड्यूटी भी नहीं है और वो दफ्तर गई भी नहीं है, इब्राहिम बोला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इमरान ने पूछा। वो दोनों इंतज़ारगाह से कदरे हटकर खड़े हुए थे। सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? एक कदरे उम्र रसीदा खातून ने इनके करीब आकर पूछा। इसने अस्पताल का यूनिफॉर्म पहन रखा था और गालिबन सफाई सुथराई या आया के तौर पर काम पर मामूर थी। जी फरमाइए, इब्राहिम इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला। आप इस लड़की को ढूंढ रहे हैं ना, जो इधर बैठी थी? इसने टूटी फूटी उर्दू में पूछा। जी अम्मा, उसी को। क्या आप जानती हैं वो कहाँ गई है? इब्राहिम ने पूछा। देखा तो था मैंने, वो सर झुकाकर बोली, मगर डरती हूँ मेरी नौकरी का मसला ना हो जाए। आपकी नौकरी का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आपने हमारी मदद की है, इब्राहिम बेताबी से बोला। मैं एक गरीब औरत हूँ, बेवा औरत, बच्चों की जिम्मेदारी है। वो इतना कहकर रुक गई। इब्राहिम चंद लम्हे उसकी जानिब देखता रहा। एक लम्हे को उसके जबड़े तन गए थे और आंखों में गुस्से की सुर्खी लहराई थी। फिर इसने जेब में हाथ डाला और 100 रुपये के 3 नोट निकालकर उस औरत की जानिब बढ़ाए, जिन्हें इसने फ़ौरन लेकर अपनी जेब में डाल लिया था। इब्राहिम अब कुछ कहे बगैर इसे इस्तेफामिया अंदाज में देखे जा रहा था। मैंने 1.5-2 घंटे पहले इसे नर्स शबाना के साथ जाते देखा था, वो राजदाराना लहजे में बोली। नर्स शबाना बड़ी मुँह चढ़ी है इंतज़ामिया की, उसके लहजे में तनाव था। गालिबन इसका मसला नर्स शबाना से था, जिसकी वजह से वो ये इत्तला देने आई थी। नर्स शबाना कहाँ है वो? ये तो आप काउंटर पर पूछ लें, पर मैंने पक्की खबर दी है आपको, मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वो कदरे सर्द मेहरी से कहते हुए आगे बढ़ गई। हमें नर्स शबाना का पता करना होगा। वो चंद लम्हे इसे गुस्से से देखने के बाद इमरान की जानिब मुड़ा था। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था, गड़बड़ है और यहीं से कुछ हुआ है। हमें मोहतात रहकर काम करना होगा। इनको ये इत्तला नहीं मिलनी चाहिए कि पुलिस यहाँ पहुँच गई है, इमरान ने सर हिलाया। काउंटर से इन्हें इत्तला मिली कि नर्स शबाना की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और वो घर के लिए निकल गई है। इसके घर के पते के हुसूल के लिए इमरान को एक नई कहानी और 500 रुपये खर्च करने पड़े थे। वो नीलम कॉलोनी की एक गली की बासी थी। इब्राहिम और इमरान जब इसके घर पहुंचे तब तक वो घर नहीं आई थी। वो दोनों खुद को इसके किसी मरीज़ का अटेंडेंट जाहिर करके बाहर आ गए और इसके घर से कुछ फासले पर गाड़ी खड़ी करके बैठ गए। तकरीबन आधे घंटे बाद नर्स शबाना गली में दाखिल हुई थी। इसने अस्पताल के यूनिफॉर्म पर चादर ली हुई थी, मगर इसकी शनाख्त मुश्किल नहीं थी। इसके गली में मुड़ते ही इब्राहिम गाड़ी स्टार्ट करके इसके करीब ले आया। नर्स शबाना, इमरान गाड़ी से उतर के इसके करीब पहुंचकर बोला, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आप बोलें। वो ठिठक कर खड़ी हो गई। गाड़ी में बैठ जाओ, इमरान सर्द लहजे में बोला। मैं नहीं बैठूंगी। कौन हो तुम लोग? वो ज़ोर से बोली। पुलिस। इमरान ने अपना कार्ड उसके सामने कर दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर धकेल दिया। मगर आप मुझे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? मेरा कसूर क्या है?
मुझे अपने घर और दफ्तर इत्तला करने दें। आप इस तरह मुझे नहीं पकड़ सकते। वो मुसलसल बोल रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला जिसे इमरान ने फ़ौरन छीन लिया था। हम तुम्हें स्टेशन तक ले जा रहे हैं और मुतमईन रहो, तुम्हें सबको इत्तला का मौका मिलेगा, मगर अभी नहीं। इसे सीट पर बिठाकर गाड़ी तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ गई। शबाना का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खौफ छलक रहा था। एलिया की आंख खुली तो चंद लम्हों तक समझ ही नहीं पाई कि वो कहाँ है और जहाँ है वहाँ क्यों है। आहिस्ता आहिस्ता खैर उसे सब कुछ याद आ गया। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इसने आंखों को मसला और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ये वो कमरा नहीं था जहाँ वो बेहोश हुई थी, मगर ये कमरा भी अच्छी तरह फर्निश्ड था। वो खुद एक सोफे पर थी, जबकि पेशेंट बेड पर वही डॉक्टर मौजूद था जिसने इसे बुलाया था। वो अब भी बेहोश पड़ा था। ये सब हो क्या रहा है? मैं कहाँ हूँ और ये चक्कर क्या है? वो बुड़बुड़ाती हुई खड़ी हुई। एक लम्हे को तो उसे यूँ लगा जैसे सारा कमरा डोल रहा हो। सामने मेज पर इसका पर्स पड़ा था। उसने लपक कर पर्स खोला और मोबाइल तलाश करना चाहा, मगर मोबाइल इसमें नहीं था। वो वापस सोफे पर बैठ गई। उसके जहन में सोचों के झक्कड़ चल रहे थे। पता नहीं फैसल कैसा होगा, उसका ऑपरेशन किस तरह हुआ होगा। अगर इस अस्पताल से इसे और अस्पताल के डॉक्टर को इस तरह अगवा किया जा सकता है, तो क्या इसका भाई वहाँ महफूज होगा? इस आखिरी ख्याल ने इसे फिर खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। ये सब क्या और क्यों हो रहा है? वो सोचे जा रही थी। कहीं इसका ताल्लुक इस कत्ल होने वाले से तो नहीं? कहीं इन्हें ये मालूम तो नहीं हो गया कि इसने मुझे वो मेमोरी कार्ड दिया था? वो अब खौफजदा हो रही थी। ख्यालात की डोर अब इस कत्ल से कातिल और फिर इब्राहिम की तरफ मुड़ गई। इब्राहिम कातिल तक पहुंच चुका था, तभी तो उसने उसकी तस्वीरें से भेजी थी, मगर अब वो कहाँ था? क्या वो कभी जान पाएगा कि एलिया के साथ क्या हुआ है? वो सोचों को झटकती हुई पेशेंट बेड की तरफ बढ़ी और डॉक्टर को झंझोड़ डाला। डॉक्टर साहब, होश में आइए। मैं कहाँ हूँ? ये क्या हो रहा है? उसने आँख खोलते ही पूछा। वो भी एलिया से कम परेशान और खौफजदा नजर नहीं आ रहा था। ये तो मुझे आप बताएंगे, एलिया ने से घूरा। आपके कमरे में आपकी मंगवाई हुई चाय पीकर मैं बेहोश हुई थी और अब यहाँ हूँ। ये सब क्या है डॉक्टर? मुझे खुद मालूम नहीं कि सब क्या हो रहा है। मैं तो खुद आपके सामने यहाँ हूँ, वो बेबसी से बोला। यकीनन हमारे स्टाफ में से कोई मुजरिमाना कामों में मसरूफ़ है और इसी चक्कर में ये सब हुआ है। आप सोचें क्या वजह हो सकती है? वो दोनों हाथों में सर पकड़कर बोला, मैं मरीज़ भी हूँ दिल का। मुझे अगर वक्त पर दवा न मिली तो मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। ओह, हमें कुछ करना होगा। मैं ये दरवाज़ा बजाती हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है। आप ये सोचिए कि क्या ये कमरा आपके अस्पताल का है? एलिया दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए बोली। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर ये पेशेंट बेड ये अस्पताल में ही होता है, वो उलझे हुए लहजे में बोला। एलिया ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो वो इसकी तवक्को के बरखिलाफ खुलता चला गया। ये दरवाज़ा तो खुला है। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। हम बाहर निकल कर देखते हैं कि ये चक्कर क्या है और हम कहाँ हैं। एलिया बाहर निकलते हुए बोली। डॉक्टर इसके अक़ब में था। वो एक तवील और तारीकी में डूबी हुई लॉबी थी, जहाँ इस कमरे के अलावा कोई और दरवाज़ा भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी, डॉक्टर ने धीरे से कहा। एलिया हाथ के इशारे से खामोशी का कहकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लॉबी लकड़ी के एक बड़े दरवाजे पर आकर ख़त्म हुई थी। एलिया ने आहिस्ती से दरवाज़ा खोला। ये एक बड़ा हॉल था, जहाँ 2 बड़े पेशेंट बेड लगे थे। इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि इस जगह को बाकायदा ऑपरेशन थिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। फिज़ा में दवाइयों की मखसूस बू के साथ साथ कुछ अजीब सी बू भी शामिल थी। एक तरफ बनी दीवार के साथ कद्दे आदम फ्रीज़र नुमा मशीनें लगी हुई थीं। एलिया को एकदम शदीद घबराहट का एहसास हुआ और वो दरवाजे की जानिब मुड़ी। डॉक्टर उसके अक़ब में मौजूद नहीं था। वो इस हाल में तन्हा खड़ी थी। एलिया लपक कर दरवाजे के पास पहुंची और हैंडल घुमाकर उसे खोलना चाहा, मगर ये मुमकिन नहीं हो सका था। दरवाज़ा लॉक था। वो घबराकर मुड़ी और साकित रह गई। अब शुरू हो जाओ, इब्राहिम सर्द लहजे में बोला। वो इस वक्त हेड ऑफिस में इंट्रोगेशन रूम में थे। कमरे के वस्त में एक चौकोर मेज़ रखी हुई थी, जिसके इर्द गिर्द 6 से ज़ायद कुर्सियाँ रखी हुई थीं। शबाना इब्राहिम के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था और वो बिल्कुल खामोश थी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है नर्स,
اس لیے مجھے فوراً اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ تم اہلیہ کو لے کر کہاں گئی تھیں؟ میں کسی کو بھی کہیں نہیں لے کر گئی تھی، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بالکل معلوم نہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، مگر جھوٹ نہیں۔ ہمیں سچ اگلوانا آتا ہے، مگر میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں کہ جو تم جانتی ہو وہ بتا دو، ورنہ دوسری صورت میں بتاؤ گی تو تم پھر بھی، مگر وہ صورتحال تمہیں زیادہ پسند نہیں آئے گی۔ ابراہیم خرایا۔ مگر صاحب، اس نے کچھ کہنا چاہا تو ابراہیم بول اٹھا، تم یہ بتانے میں اپنی طاقت ضائع مت کرو کہ تم اہلیہ کو وہاں سے نہیں لے کر گئی تھیں، کیونکہ اس کا نہ صرف ہمارے پاس ثبوت ہے بلکہ گواہ بھی ہے۔ ثبوت؟ گواہ؟ شبانہ چونک گئی۔ ہاں، ثبوت یہ ہے کہ یہ سیل فون جب تم اسے لے کر جا رہی تھی تب یہ نیچے گر گیا تھا اور اس کا کیمرہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ ابراہیم نے اسے بلف کیا۔ اور یہ فلم دیکھ کر ہم نے تمہیں شناخت کر لیا ہے۔ تمہارے اسپتال کے کئی لوگوں نے بتایا کہ تم ہی اسے لے کر جا رہی تھیں۔ صاحب، میں غریب عورت ہوں، میری ماں بہت بیمار ہے، وہ اس وار پر ڈھہ گئی تھی۔ تو کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تمہاری ماں کو بھی یہاں لے کر آ جائیں؟ ابراہیم خرایا۔ نہیں صاحب، مگر میرا قصور نہیں ہے، میں تو ایک ملازمہ ہوں، مجھے جو حکم ملا وہ میں نے کیا۔ اور وہ روتے ہوئے بولی، تو ہم بھی تو تم سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا حکم ملا تھا اور کس نے حکم دیا تھا؟ مجھے بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں ان بیوی کو ان کے کمرے میں لے آؤں، وہ بالآخر بولی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے پوچھا۔ جی، وہ مالک ہیں اسپتال کے، ڈاکٹر شریف احمد خان، وہ بولی۔ تو تم اہلیہ کو ان کے کمرے میں پہنچا کر چلی گئی تھیں؟ ابراہیم نے پوچھا۔ جی صاحب جی، اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی اور میں تھوڑی دیر بعد اسپتال سے نکل گئی تھی۔ اوکے، ہمیں اسپتال کے لیے نکلنا ہوگا اور اس بڑے ڈاکٹر صاحب کو دیکھنا ہوگا۔ ابراہیم کھڑا ہو گیا۔ اہلیہ کی جان خطرے میں ہے عمران، اس نے ضرور کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ دونوں تیزی سے کوریڈور سے باہر نکلے ہی تھے کہ ابراہیم کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ عمران اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ فون بند کر کے اس نے خالی نظر سے عمران کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے ابراہیم؟ کیا کوئی بری خبر ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اہلیہ کے گھر پر 2 سب انسپکٹر کو معلومات لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں تو انہیں وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ ان سے قبل ہی کوئی اہلیہ کے فلیٹ میں گھسا ہوا تھا۔ ان کے وہاں پہنچنے پر وہ اندر ہی چھپ گیا تھا۔ ASI مسعود نے کسی کو وہاں سے نکلتے دیکھا تو اسے للکارا۔ جواب میں وہ فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ وہاں کیا چرانے آیا تھا؟ عمران بڑبڑایا۔ اس کے ہاتھ میں اہلیہ کا لیپ ٹاپ تھا جو اس چکر میں تباہ ہو گیا ہے۔ شکر ہے کہ وہ گھر پر نہیں تھی، عمران بولا، ورنہ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ نقصان تو ہوا ہے، ابراہیم افسردہ لہجے میں بولا۔ اس کی فائرنگ سے مسعود کو 3 گولیاں لگی ہیں اور وہ اس وقت قریبی اسپتال میں لے جایا گیا ہے۔ عالم بتا رہا ہے کہ اس کی حالت کرٹیکل ہے۔ اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹے قد کا دبلا پتلا شخص کھڑا تھا۔ اس نے سرجن والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صفا کی چھلک رہی تھی اور سب سے زیادہ خوفزدہ کر دینے والی چیز اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور تھا۔ تم کون ہو؟ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ وہ بمشکل بولی۔ تم بہت عقل مند ہو۔ اگر تم وقت ضائع کیے بغیر کام کی بات کرنا چاہتی ہو تو مجھے یہ بات پسند ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، اور کام کی بات ہمیشہ اچھے اثر پذیر ماحول میں ہونی چاہیے، لہٰذا آؤ ہم اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ ریوالور سے اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس حال نما کمرے سے منسلک ایک اور کمرہ تھا جو غالباً ان کا سٹنگ روم تھا۔ وہاں صوفے اور کرسیاں رکھی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک کرسی پر بیٹھے تھے اور ایک شخص ان کے سر پر پستول رکھے کھڑا تھا۔ اہلیہ نے خوفزدہ نظروں سے اس منظر کو دیکھا اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں تو اب ہم بھی سیدھے سادے طریقے سے بات کرتے ہیں، فرقان بولا۔ جی دیکھو بی بی، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر تمہارے پاس ہماری ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ کیسی چیز؟ اہلیہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ اپنی یادداشت کو حاضر کرو اہلیہ بی بی، فرقان خرایا۔ وہی چیز جو تمہیں ہمارے ایک غدار نے مرتے وقت دی تھی، کچھ یاد آیا؟ وہ مکاری سے ہنسا۔ یاد آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے پاس یادداشت واپس لانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے تو یہ ڈاکٹر اوپر جائے گا، پھر تمہارا بھائی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ کیوں؟ جب ہمارا کام نہیں ہوگا
तो हम ऐसा ही करेंगे, वो बोला। और अगर तुम इन दोनों की और अपनी जान बचाना चाहती हो तो वो चीज़ हमारे हवाले कर दो। एलिया का दिमाग तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। इतना तो वो समझ ही सकती थी कि अगर इनकी चीज़ इनके हाथ लग गई तब भी वो इससे फैसल या डॉक्टर साहब में से किसी को बख्शने वाले नहीं थे। इब्राहिम इसके लिए उम्मीद की वाहिद किरण था। वो जानता था कि वो यहाँ है और इसे उम्मीद थी कि अगर वक्त ने साथ दिया तो शायद वो इसे तलाश करने में कामयाब हो जाए, मगर तब तक वो खुद को, फैसल को, डॉक्टर साहब को जिंदा रखने के लिए क्या करे। क्या सोच रही हो? फुरकान ने पूछा। याद आया कि नहीं? इसके अल्फाज से ज़्यादा सफ़ाकी इसके लहजे में थी। वो मेरे घर पर है, मेरे लैपटॉप में, वो तेज़ी से बोली। वो है क्या चीज़? फुरकान ने पूछा। वो मेमोरी कार्ड है। इस बार वो सच बोल रही थी। इसने मुझे एक मेमोरी कार्ड दिया था। यकीन करो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने इसे अपने लैपटॉप में लगाया है, मगर वो खुला नहीं है। मेरा मतलब है कि इसमें कोई ऐसा इंतज़ाम है कि इसे खोलना आसान नहीं है, वो बोले जा रही थी। तो वो तुम्हारे लैपटॉप में है? फुरकान ने पूछा। जी, आप इसे ले आएँ। मैं इसमें मौजूद खुफिया सॉकेट से वो कार्ड आपको निकाल दूँगी। आजकल सब कुछ इतना हैक हो रहा है कि टीवी वालों ने हमें सख्त डिजिटल सिक्योरिटी का निज़ाम बनाकर दिया है। वो किसी तरह वक्त लेना चाह रही थी। अब इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी इस चाल का इसे कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं। नाकामी की सूरत में तकलीफ दे मौत ही इसका मुकद्दर थी और फैसल के बारे में सोचते हुए तो इसका दिल कटने लगा था। वो और बेचारे डॉक्टर दोनों इसकी वजह से मौत के मुंह में जा पहुंचे थे। इसने ये सोचते हुए डॉक्टर साहब की तरफ देखा। वो इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एलिया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। गुड बेबी। वो अचानक कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। अब इनके चेहरे पर करख्तगी और सफाकी फैली हुई थी। फुरकान, तुम इसके फ्लैट पर जाकर लैपटॉप लेकर आओ। सर, वो मैंने पहले ही हमजा को रवाना कर दिया है। गुड। डॉक्टर अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए बोला। फिर वो हक्का बक्का खड़ी एलिया की जानिब मुड़ा। बहुत हैरान हो रही हो ना तुम? क्या करें बेबी, करना पड़ता है। वैसे मैं अच्छा अदाकार हूँ ना? वो मुस्कुराया। फर्ज करो अगर ये प्लान नाकाम हो जाता तो मैं तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हारे साथ बाहर निकल जाता और इस सूरत में भी हमारा प्लान मुकम्मल हो जाता। मगर क्यों? आप तो इतने बड़े सर्जन हैं, सब कुछ है आपके पास। फिर भी एलिया का खौफ मौत को यकीनी देखकर कम होता जा रहा था। सिर्फ सर्जन होने से कुछ नहीं होता। जब बहुत आगे जाना हो तो फिर सब करना पड़ता है। तुम रिपोर्टर हो ना? खबर तो पूरी चाहिए तुम्हें, ताकि आलम बाला में जाकर रिपोर्ट कर सको, है ना? तो सुनो, अस्पताल भी चलाता हूँ मैं, मगर साथ ही मैं लोगों के मसाइल भी हल करता हूँ। अब ये देखो कि आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हर माह 150 लोग कम ना होते जाएं तो यहाँ तो चलने की जगह भी ना रहे। तो जो लोग ये काम करते हैं इनकी मदद करता हूँ। वो जो तुम लोग अपनी खबरों में कहते हो ना, सहूलतकार, तो सहूलतकारी करता हूँ इनके लिए। इस तहखाने में मेरा प्राइवेट अस्पताल और बहुत बड़ा गोदाम है जहाँ हथियार आते हैं और फिर बाहर इस्तेमाल होते हैं। वो शैतानी अंदाज में हंसा। एलिया आंखें फाड़े से देख रही थी। फिर ये तो तुम जानती हो ना कि दुनिया कुछ लो कुछ दो के उसूल पर काम करती है, तो मैं इनकी मदद करता हूँ और वो मेरी मदद और हिफाजत करते हैं। तारिक, वही जिसे तुमने मरते देखा, मेरा कारिंदा था। बंदा ज़हीन था, मगर जैसे ही इसे मालूम हुआ कि इसे कैंसर हो गया है, इसे नेक बनने का मर्ज लाहक हो गया। अगले महीने एक्टिविटी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा और जदीद हथियार आए हैं। इसने इनके लेन देन की फिल्म बना ली और गायब हो गया। इसका ख्याल था कि इस तरह वो मुझे बर्बाद कर देगा, पर हुआ क्या? अपनी जान से गया। और वो जिसने इसे मारा गफूर था, वो भी मेरा कारिंदा था, मगर इसके पास दिमाग बिल्कुल नहीं था, इसलिए इस कत्ल के बाद इसे भी मारना पड़ा। तुमने इसे भी मार डाला? एलिया के लिए ये खबर शौक से कम नहीं थी। इसका मतलब ये था कि इब्राहिम को इसकी कोई खबर नहीं मिल सकती थी। हाँ, मारना पड़ा, मगर इसकी असल कातिल तुम हो। मैं? एलिया की आंखें फैल गईं। हाँ, तुमने इसे देख लिया था और वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता था, इसलिए इसे उड़ाना पड़ा। वो मरकर बहुत कीमती हो गया। वो हंसा, जैसे अब तुम कीमती हो जाओगी। क्या मतलब? एलिया दहशतज़दा हो गई थी। देखो, दुनिया में कहीं न कहीं किसी न किसी को हर वक्त किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। गुर्दे, जिगर, आंखें, खाल
और मैं इनकी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म से ये एज़ा हासिल करूँगा जो बैरून मुल्क लाखों डॉलर्स में बिकेंगे। तो तुम कीमती हो जाओगी ना? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, एलिया लरज रही थी। तुम जानती हो कि कर सकता हूँ और करूँगा। तुम्हारे मामले में तो ये गेट वन फ्री वाला मामला है। वो सप्पाकी से हंसा। क्या मतलब? मतलब तुम और तुम्हारा भाई फैसल। वो तो बेचारा वैसे ही बिस्तर पर पड़ा है। तुम्हारे बाद इसकी बारी आएगी। नहीं नहीं, एलिया चीख पड़ी थी। डॉक्टर के इशारे पर फुरकान और दूसरे शख्स ने इसे पकड़कर पेशेंट बेड पर गिरा दिया था। वो मचल रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। रो रो कर इनको बता रही थी कि वो कार्ड इसके लैपटॉप में नहीं है, मगर शायद इनकी समाज तक इसकी आवाज़ें पहुंची नहीं रही थीं। अचानक इसे अपने बाजू में किसी सुई के चुभने की तकलीफ महसूस हुई। इसके आवाज़ गुम होने लगे और फिर डॉक्टर, इसके लोग, कमरे का दहशत ज़दा कर देने वाला माहौल, फैसल की फिक्र, इब्राहिम की आमद की उम्मीद, सब ही धुंधलके में डूब गए। इसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर दराज थी। इसने आवाज़ बहाल होते ही अपने पेट पर हाथ रखा। इसे कहीं दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। इसने हरकत की कोशिश की तो किसी ने नरमी से उसके बाजू पर अपना हाथ रखा। आराम से लेटी रहो। इसके सामने इब्राहिम था। तुम कहाँ थे? वो डॉक्टर ही असल मुजरिम है। वो इंसानों के गुर्दे निकालकर फरोख्त करता है। वो बेख्तियार बोल रही थी। मैं जानता हूँ, मगर तुम घबराओ नहीं। तुम्हारे सारे स्पेयर और ज़रूरी पार्ट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। वो मुस्कुराया। और फैसल? वो अब उठ के बैठी थी। वो भी बिल्कुल ठीक है। अस्पताल पर कार्रवाई के लिए आते हुए इसकी हिफाजत का हमने सबसे पहले इंतज़ाम कर दिया था। वो बोला। शुक्र है ये सब ख़त्म हुआ। तुम फिल्मों के हीरो के मानिंद अचानक कैसे पहुंच गए? एलिया ने इसे गौर से देखा। ये एक लंबी कहानी है। नर्स शबाना के पकड़े जाने और इसके बयान के बाद हमने अस्पताल में कार्रवाई की। जाहिर किए बगैर कि तमाम सीनियर लोगों को इनके कमरों में पकड़ा गया और बिलाखिर अस्पताल का नंबर 2 माहिर सर्जन, इस खून आशाम डॉक्टर का असिस्टेंट निकला। जब इसका गुर्दा निकाला जाने लगा तो वो फट पड़ा और यूं हम पर वक्त उसके इस मकरूद धंधे से मुतालिक जगह पहुंच सके। इब्राहिम बोला। इस जगह हथियारों की बड़ी खेप भी थी जो वो रमज़ान के दिनों में इस्तेमाल करने वाले थे। एलिया लरस कर बोली। हाँ, सब बरामद हो गया। इसके 2 आदमी मारे गए, मगर वो जिंदा गिरफ्तार हुआ है। इब्राहिम बोला। कमाल की बात तो यह है कि वो उल्टा हमें धमकियां दे रहा था। सच पूछो तो वो इतना नामवर और दौलतमंद है कि आम हालात में इस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होता, मगर अब वो न सिर्फ रंगे हाथों पकड़ा गया है, बल्कि इतना कुछ बरामद हो चुका है कि वो बच ही नहीं सकता। यानी अब इस मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं रही? एलिया बोली। कौन सा मेमोरी कार्ड? इब्राहिम ने इसे घूरा। मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था ना, जो इस शख्स ने मरते वक्त मुझे दिया था। फ़ोन बंद हो गया था, मगर तुम्हें सबसे पहले काम की बात करनी चाहिए थी ना। वो कार्ड कहाँ है? वो मेरे इस पर्स में है। एलिया ने मेज़ पर रखे छोटे पर्स की तरफ इशारा किया। तुम्हारा मतलब ये सारा वक्त तुम्हारे पास रहा? इब्राहिम ने पर्स उठाकर इसे देते हुए कहा। जी हाँ। वो मुस्कुराई और पर्स में से फेस पाउडर बाहर निकाला। इसमें पाउडर के 2 हिस्सों के अलावा एक आखिरी और तीसरी तह भी थी, जिसमें वो छोटा सा पैकेट चिपका हुआ था। इसने वो निकालकर इब्राहिम की जानिब बढ़ा दिया। मगर मुझे इसका पासवर्ड मालूम नहीं है, वो बोली। पुलिस के हैकर्स इसे निकाल लेंगे। वो मुस्कुराया। तुमने कमाल कर दिया। मतलब तुम इतनी खाली दिमाग नहीं हो जितना मैं समझ रहा था। वो शरारत से मुस्कुराया। और मैं सोच रहा हूँ कि चूंकि तुम्हें एक अक्लमंद आदमी, बल्कि हीरो के साथ की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं इस काम में तुम्हारा सहूलतकार बन जाऊँ। तुम अप्लाई करो, फिर देखते हैं। एलिया भी शरारत से मुस्कुरा दी।